हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को बताया कि एंड्रॉइड के अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम अच्छे से बिल्कुल कवर कर चुके थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ सभी स्टूडेंट्स। अंकुश, काजल, यस। काजल, बेटा एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आपको वॉइस और स्क्रीन सब कुछ ठीक से विजिबल है ना? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स मेनली कवर करने होंगे, है ना? तो एंड्रॉइड फंडामेंटल एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन इस चैप्टर का नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ से मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा यूजर इंटरफेस से। किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपका यूजर इंटरफेस से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या पूछ रहे हैं बेटा आप, काजल? हाँ बेटा, कोड लिखना जरूरी है, इतना कोड नहीं लिखना, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीजें तो आपको जरूर डिफाइन करनी पड़ेंगी, है ना? कुछ बेसिक चीजें जरूर डिफाइन करनी पड़ेंगी कोड के अंदर भी। तो जैसे सिंटैक्स हो गया, है ना, किस तरीके से हम एक्सेस मेथड करेंगे, वो एक्सेस मेथड हो गए, तो वहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी तो बेटा आपको वहां पर जरूर डिफाइन करनी पड़ेगी। चलो, अब देखो यहाँ पर मैंने एक्टिविटी और एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इस टॉपिक को तो हम कवर नहीं करेंगे। बस यहाँ पर मैं बेसिक आपको बताऊंगा किसके बारे में, यहाँ पर परमिशन सिस्टम के बारे में, कि परमिशन सिस्टम होता क्या है ना? कितने टाइप के हमारे पास परमिशन है। हालांकि मैं इसे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर ये भी मैंने आपको करा दिया था, लेकिन जो कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूं। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूआई कंपोनेंट के बारे में। यूआई कंपोनेंट जैसे हमारे पास टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन व्यू हो गया, रेडियो व्यू हो गया, एडिट व्यू हो गया, इमेज व्यू हो गया, है ना, चेकबॉक्स हो गया, प्रोग्रेस बार हो गया, और ये हमारे पास इवेंट हैंडलिंग हो गया, है ना? तो अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो मेनली इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स यूआई कंपोनेंट्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। या तो आपसे टेक्स्ट भी पूछेगा, या फिर आपसे रेडियो बटन पूछेगा, या फिर आपसे एडिट पूछेगा। ये तीन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीन के बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे इमेज व्यू है ना, और आपका बटन है, किस तरीके से आप बटन को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट में आपको बता दूंगा, है ना। सिंटेक्स में आपको बता दूंगा किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जो कि मेथड होंगे उनको आप खुद से बेटा समझ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर सीधे एक्सप्लेन कर दूंगा ये मेनली हम यूज किस लिए करते हैं। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर हमें लेआउट्स के बारे में पढ़ना होगा। लेआउट्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं, या तो एक आप एम्प्टी सीट को ले सकते हैं जहां पर कोई भी पहले से क्रिएट नहीं होगा कुछ भी, या फिर आप अपना खुद का कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एम्प्टी वाले में तो कुछ नहीं मिलेगा, जहां पर आप खुद का आप लेआउट बनाएंगे, यानी कि हमारे एक्चुअल में जो फर्स्ट स्क्रीन है वो कैसी दिखाई देगी, उसका अपीयरेंस कैसी होगी, या फिर वहां पर कुछ आप कस्टम डिजाइन देखेंगे जिनको आप वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यदि आप खुद का डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। जैसे आप लीनियर लेआउट बना सकते हैं, जहां पर जितने आपके पास ये यूआई कंपोनेंट है, जैसे आपका बटन हो गया, व्यू टेक्स्ट हो गया, एडिट व्यू हो गया, ये सभी क्या है आपको लीनियर फॉर्मेट में मिलेंगे। दूसरा क्या है, रिलेटिव, जहां एक दूसरे के वो सापेक्ष मिलेंगे, है ना। तीसरा फ्रेम लेआउट, जहां पर कंप्लीट एक आपको फ्रेम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट लेआउट। तो अगर मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट की बात करूं तो मुझे ये तीन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लगते हैं। इन तीन को हम समझेंगे, रिलेटिव वाला, लीनियर वाला, है ना, और ये आपका फ्रेम वाला। इन तीन को यहाँ पर हम बेसिक चीजें यहाँ पर समझ लेंगे इसमें भी। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इंटेंट के बारे में। इंटेंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया था इंटेंट होता क्या है, और यहाँ पर इंटेंट के मैंने आपको टाइप्स नहीं बताए, तो यहाँ पर दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट, है ना। तो इंटेंट होगा क्या है,
इंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और इंटेंट के टाइप्स क्या है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं परमिशन सिस्टम से। परमिशन सिस्टम होता क्या है, जैसे कि नाम से इंडिकेट करते हैं कि जैसे हम जब भी अपने फोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर या फिर एक्चुअल में पीसी के अंदर जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद जब हम उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहां पर ना कुछ हमसे परमिशन मांगता है। जैसे क्या आप यहाँ पर कैमरा को अलाउ करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्या आप यहाँ पर अपनी लोकेशन को अलाउ करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्या आप माइक्रोफोन को अलाउ करना चाहते हैं या फिर नहीं। ये सभी क्या हमारे पास रन टाइम परमिशन हमसे मांगी जाती है। क्यों मांगी जाती है? क्यों? अगर उन परमिशन को हम अलाउ करेंगे देन तभी वो वहां पर परमिशन दी जाएंगी, अदरवाइज परमिशन वहां पर नहीं दी जाएंगी। मान लो कि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और आपने वहां से कैमरा परमिशन नहीं दी, तो आप वहां से किसी को फोटो या फिर अपडेटेड फोटो आप वहां पर शेयर नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने वहां पर लोकेशन को ऑफ कर रखा है, तो इसका मतलब आपकी लोकेशन को वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। इससे फायदा क्या है कि जो भी आपका डेटा है वो प्रॉपर तरीके से रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। जब तक आप वहां पर परमिशन नहीं देंगे, जब तक वहां पर किसी चीज को ओपन नहीं किया जा सकता। अभी आएगा जो आपका एंड्रॉइड 6.0 था ना, एंड्रॉइड 6.0 वर्जन के बाद जितने भी आपके पास एक्चुअल में एप्लीकेशन आए हैं, वो सभी करते हैं एक्चुअली परमिशन सिस्टम को वहां पर अलाउ करते हैं। बेटा एक स्टूडेंट से मैं पहले इनको देख लेता हूँ, इनको प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। इनके में नेटवर्क इशू है और वो कह रहे हैं क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। चलिए भी एक मिनट, बाकी और कोई। अब देखो यही पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन भी है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में परमिशन सिस्टम का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि कोई ऐप आपके डिवाइस में किन किन फीचर्स या फिर डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्या वो कैमरा एक्सेस कर सकता है, क्या वो हमारी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजें, है ना। एग्जाम्पल की बात करें, कोई ऐप कैमरे में फोटो लेना चाहता है तो आप उस कैमरे को एक्सेस परमिशन वहां पर देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर कोई ऐप यूजर की लोकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो आप उस लोकेशन को परमिशन देंगे या फिर नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर हम इन परमिशन की बात करें, इस परमिशन को मेनली हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। उन चारों को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे सिंपल हो गया, डेंजरस हो गया, है ना, और इसके अलावा सिग्नेचर हो गया, है ना। तो टोटल 4 टाइप्स की हैं, उनको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। लेकिन यदि आपको डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझिएगा। देखो यदि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन में 2 ही तरीके से हमने उसको डेवलप किया गया होगा कि अगर अगर वो जो हमने एप्लीकेशन बनाया, अगर वो यूजर की बिना किसी रिक्वेस्ट के, कि बिना उसे परमिशन के यदि वो एप्लीकेशन बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हो जाए, तो डायरेक्टली हम क्या है यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कैन द फंक्शनलिटी बी यूज विदाउट द रिक्वेस्टिंग परमिशन, यानी कि आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि बिना किसी परमिशन के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। यदि आप उसको बिल्कुल चला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके फंक्शनलिटी को यूज कीजिएंगे और यहाँ पर हमें फर्दर कोई भी एक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि एप्लीकेशन ऐसा आपने डेवलप किया है कि वहां पर यदि यूजर उन बेसिक फीचर्स को यूज करना चाहता है, तो वहां पर क्या करनी पड़ेगी, कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ तो कब हो गया, इस केस में कब आ गया, जब यूजर को कोई भी परमिशन लेने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो फंक्शन है डायरेक्टली हम वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि परमिशन हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन हैज टू बी डिक्लेयर इन द ऐप मैनिफेस्ट फाइल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी परमिशन सिस्टम है वो सभी हम कहां डिक्लेयर करते हैं, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाकर वो डिक्लेयर करते हैं। तो यूजर को यदि वो एप्लीकेशन हमारा ऐसा बनाया गया है कि एप्लीकेशन यदि कुछ मेन फीचर्स को यदि वहां पर यूज करना चाहता है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में उस परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो परमिशन कहां पर डिक्लेयर करेंगे, आपने सर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम उनको डिक्लेयर कर देंगे। अब जो परमिशन है वो भी क्या है, हमारे पास 2 तरीके से होंगी। या तो आप उन परमिशन को रन टाइम पर लेंगे, यदि आपको उन्हें रन टाइम पर लेना है तो जब यूजर क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो आप जो भी रिक्वेस्ट है आप वहां पर उसको अलाउ कर देंगे। यदि एप्लीकेशन ऐसा है कि वहां पर रन टाइम पर नहीं ली जाएंगी, तो डायरेक्टली आप वहां परमिशन देने के बाद उसे वहां पर फर्दर ऑपरेशन आपको कोई भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है, डायग्राम है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से बना कर आएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि टोटल हमारे पास 4 टाइप्स की परमिशन सिस्टम है। सबसे फर्स्ट समझते हैं नॉर्मल परमिशन। नॉर्मल परमिशन क्या होंगी, आपको सर नॉर्मल परमिशन वो परमिशन होती हैं जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल नहीं होती,
यानी कि वो हमारे सिस्टम में क्या ऑटोमेटिकली क्या खुद से जाओ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, वो परमिशन खुद से वहां पर अलाउ हो जाती हैं। क्यों अलाउ हो जाती हैं? क्योंकि वो हमारे सिस्टम में कोई भी हार्मफुल नहीं होती है। जैसे आपका इंटरनेट पर हो गया, है ना, एक्सेस नेटवर्क स्टेट हो गया, ब्लूटूथ हो गया। आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन को यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टली क्या हमारे पास जो ब्लूटूथ वाला है वो क्या खुद से ओपन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्चुअली में जो परमिशन है ना, ये हमारे सिस्टम में कहीं पर भी हार्मफुल नहीं है। देखो ये परमिशन ऐप इंस्टॉल होते समय ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाती हैं। यूजर को इन परमिशन के लिए अलग से कोई भी आपको यहाँ पर अनुमति देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा क्या है हमारे पास? डेंजरस रिक्वायर परमिशन, जैसे नाम से इंडिकेट होता है, यानी कि वे परमिशन जो हमारे सिस्टम के लिए क्या हो सकती हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने अगर यदि आपसे बिना पूछे उन परमिशन को अलाउ कर दिया गया तो हो सकता है कि वो कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा ले। यानी कि ये परमिशन संवेदनशील डाटा या फिर फीचर से रिलेटेड होती हैं, जिनका गलत इस्तेमाल होने पर यूजर की प्राइवेसी पर क्या यहाँ पर असर पड़ सकता है ना। जैसे आपका कैमरा हो गया, रिकॉर्डिंग ऑडियो हो गया, रीड कंटेंट हो गया और एक्सेस फाइंड लोकेशन हो गया, ये सभी मुझे वहां पर देखने के लिए मिलती है। वर्किंग ये किस तरीके से वर्क करती हैं? जब परमिशन रन टाइम पर मांगी जाती है, यानी कि जब कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर रहा होता है तो वहां पर वो एक्चुअली से वहां पर देना पड़ता है। कि मान लो आपने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और आपको किसी को फोटो शेयर करनी है, तो जैसे ही आप फोटो शेयर करने गए तो वहां पर क्या मांगेगा? आपसे परमिशन मांगेगा। जब तक आप वहां से अपने कैमरा को वहां पर अलाउ नहीं करेंगे देन वहां पर आप किसी को फोटो शेयर नहीं कर सकते हैं। एंड्रॉइड के जैसे मैंने आपको बताया, एंड्रॉइड के 6.0 और उसके बाद वाले जो भी सिस्टम वर्जन आए वहां पर परमिशन इंस्टॉल के समय यहां पर नहीं मिलती है। कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिला होगा कि जैसे आपका जो कॉन्टेक्ट है आप उसको अलाउ करना चाहते हैं, फिर डिलाउ, यदि अलाउ कर देंगे सारे कॉन्टेक्ट आपको वहां पर शो हो जाएंगे, और यदि डिनाई कर देंगे तो वहां पर सर्विस आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? अब इसके अलावा थर्ड आता है हमारे पास ये स्पेशल परमिशन। यानी कि स्पेशल परमिशन आपकी वे परमिशन होती हैं, यानी कि ये परमिशन सिस्टम लेवल के फीचर को कंट्रोल करती हैं और उनकी अनुमति सीधे सेटिंग में जाकर आपको मैन्युअली देनी पड़ती है। मान लो कि कुछ परमिशन ऐसी होती हैं कि डायरेक्टली आप जो रन करेंगे वो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि आप उनको यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में भेजा जाएगा, और उस सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप वहां पर उनको अलाउ या फिर डिनाई उसको करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो उसका नोटिफिकेशन हो, इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन है बार बार वो मेरे पास ना आए, तो ऐसे कोई है कि आप उसे यूज कर रहे हैं, वहां पर वो आपको ऑप्शन मिलता है, आप कहेंगे सर नहीं, तो हम क्या करते हैं सर एक्चुअल में सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन में जाते हैं, और नोटिफिकेशन जाने के बाद जिस भी मुझे पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद करना होता है उस नोटिफिकेशन वहां पर हम बंद कर देते हैं। तो वो कौन सी होती है सर? हमारे पास ये एक्चुअल में स्पेशल परमिशन होती है। एग्जाम्पल के मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, तो हम कुछ किस तरीके से करते हैं? पहले हम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमें स्पेशल परमिशन वहां पर देनी है उस परमिशन को जाकर वहां पर अलाउ या फिर डिनाई हम वहां पर कर देंगे। लास्ट आता है हमारे पास सिग्नेचर परमिशन। जैसे नाम से इंडिकेट होता है सिग्नेचर, यानी कि वो एप्लीकेशन, ठीक है, जो मेनली डेवलपर या फिर जो हमारे पास में स्टेक होल्डर होते हैं उनके सिग्नेचर से अलाउ होती हैं ना। तो सिग्नेचर परमिशन ऐसी परमिशन होंगी जो सिर्फ उन्हीं ऐप को मिलती है जिन्हें सिग्नेचर जिनके सिग्नेचर सर्टिफाइड वही होते हैं जो सिस्टम या फिर ऐप को बनाने वाला होता है। ठीक है, यानी कि वे परमिशन जो मेनली उन पर सिग्नेचर किसके होंगे? या तो डेवलपर या फिर हम कह सकते हैं जो जिसने उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया है उसी के सिग्नेचर वहां पर होंगे, वही परमिशन उनको देंगे। बाकी हम हमारे यूजर एंड से वो परमिशन नहीं दी जाती है। क्लियर? समझ में आ गया? परमिशन सिस्टम कितने टाइप्स की होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बाकी चीजें मैं देता हूँ हटा, है ना, बाकी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलो, अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूआई कंपोनेंट है, डायरेक्ट मैं आपको यूआई कंपोनेंट ही बताऊंगा, बाकी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के यूआई कंटेंट है। पहला क्या है हमारे पास? ये टेक्स्ट व्यू। पहला क्या है? टेक्स्ट व्यू। अच्छा, पहले मुझे इतना बता दो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना? परमिशन सिस्टम क्लियर है? ऐसा होगा नहीं, पता नहीं किस ब्रांच के हैं, कैसे हैं, कह रहे हैं बार बार हमारी क्लास नहीं चल रही है। सभी स्टूडेंट्स को क्लास शो हो रही है, लेकिन ये अकेला ऐसा स्टूडेंट्स है जो कह रहा है कि मुझे क्लास से नहीं हो रही है। और यदि अभी क्लास के बाद मैं इनको मैसेज करूंगा ना अलग से कि बेटा आप बता दो कि आप किस ब्रांच के हैं और एक्चुअल में आपका कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो बता 2 से 3 घंटे में तो इनका रिप्लाई आएगा।
सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया तो बेटा आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी आपने एक स्क्रीन बनाया, कोई भी आपने क्या बना रखी है अपनी एक स्क्रीन कह लीजिए, या फिर आप उसे एक्टिविटी कह लीजिए, है ना, या फिर आप उसे लीजिए एक एक्टिविटी कह लीजिए ये, है ना। तो यदि आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट मान लेंगे, टेक्स्ट को कहेंगे सर आपको यहाँ पर हेलो प्रिंट कराना है, आपने सर मुझे यहाँ पर हेलो प्रिंट कराना है, या फिर इसके अलावा सर मुझे एक्चुअल में यहाँ पर वेलकम प्रिंट कराना है। क्या कराना है सर मुझे एक्चुअल में? वेलकम प्रिंट कराना है। तो यही क्या है सर एक्चुअल में, यही क्या मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू है। यानी कि टेक्स्ट व्यू क्या है, एंड्रॉइड में एक ऐसा यूआई कंपोनेंट जिसका उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। मेनली इसका काम क्या है कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट दे रखा है, यदि उस टेक्स्ट को हम अपनी स्क्रीन पर शो कराना चाहते हैं देन हम उसके लिए यूज करते हैं किसका? टेक्स्ट व्यू का। अब यदि हम टेक्स्ट व्यू की बात करें, अब टेक्स्ट व्यू तो आपको मिल गया, अब इसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा सर, हम कैसे बनाएंगे? देखो पहले तो हमें जो भी हमारे पास यूआई कंपोनेंट होगा, जैसे टेक्स्ट व्यू है, एडिट व्यू है, पहले हमें उसका नाम देना होगा। जैसे मेरे पास इसके लिए टेक्स्ट व्यू के लिए इतनी बात आ गई समझ में। दूसरा आप कहेंगे सर एक्चुअल में यदि इस टेक्स्ट व्यू को मैं अपनी जावा या फिर कोटलिन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं कर सकूं यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं, तो क्या देना होगा? इसका स्पेसिफिक आईडी देना होगा। जैसे अगर मैं आपसे हूं कि आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यदि स्पेसिफिक जो टीचर है किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को बुलाना चाहता है, तो क्या करता है? उसका रोल नंबर बोलता है कि बेटा ये पर्टिकुलर रोल नंबर आ जाओ 57342। इस तरीके से यदि आप इस टेक्स्ट व्यू को जावा या फिर कोटलिन में जाकर आप वहां पर इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं या फिर इसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन आपको क्या पास करना होगा? उसकी आईडी देनी पड़ेगी, जिससे आप वहां पर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहां पर हमने सर उसको आईडी प्रोवाइड करा दिया। आईडी के बाद जो मेरे पास आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसकी एक हाइट भी तो होगी और एक विड्थ भी होगी। अब यहाँ पर आप हाइट और विड्थ में सर लिख रहे हैं यहाँ पर रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब कि जैसे ही आपका टेक्स्ट होगा ना, उसके हिसाब से ही इसकी हाइट और विड्थ क्या हो जाएगी? अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी अच्छे से बता दे रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको आगे कराऊंगा, है ना, जैसे आपका टेक्स्ट व्यू के बाद आपका इमेज व्यू है, बटन, तो वहां पर इन चीजों को मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसलिए जितनी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दे रहा हूं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लिखते हैं एंड्रॉइड लेआउट विथ या फिर हाइट, और यहाँ पर हम लिखा है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, उसकी हाइट और विड्थ आपके कंटेंट के हिसाब से क्या वहां पर छोटी और बड़ी क्या वहां पर खुद से वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी मुझे टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना होगा, लिखेंगे एंड्रॉइड टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अब यदि आप जो हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, यदि आप इसे कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे कलर को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। साइज को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप साइज भी डिफाइन कर देंगे। लेकिन साइज देखिए यहाँ पर 18 SP, यानी कि स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। ये क्या होता है? स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। तो जब भी आप क्या करेंगे, साइज को डिफाइन करेंगे, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे। या तो एसपी कर सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं, ये दोनों आपका एक ही चीज है। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो या फिर यहाँ पर लिखना चाह रहे हो या फिर आप यहाँ लिखना चाह रहे हो, यानी कि आपको लेफ्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है, ठीक है, या फिर राइट पोजीशन में लिखना है। तो वो कौन डिफाइन करता है? एक्चुअल में हमारा ग्रेविटी वो हमारा डिफाइन करता है। क्लियर? तो याद रहेगा टेक्स्ट भी हम किस लिए यूज करते हैं, सिंटेक्स किस तरीके से है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ मेन एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप वहां पर शो भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, आप डायरेक्टली यहाँ सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट व्यू को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? एक आपको एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, देखो ये सर्च वाला, जहां पर आप डिफरेंट एट्रीब्यूट जैसे कलर है, साइज है ना, आप यहाँ पर उनकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से सर एक्चुअल में हमारे पास एट्रीब्यूट्स है? तो कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे टेक्स्ट, यदि एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट, यदि आपको टेक्स्ट को सेट करना है तो आप उसके लिए करेंगे। साइज सेट करना है तो साइज को सेलेक्ट करेंगे। कलर सेट करना है तो कलर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेविटी, यानी कि आप उसे लगाना कहाँ चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, है ना। देखो अलाइनमेंट उसको करना है, जैसे यहाँ पर मुझे सेंटर कर दिया, है ना। अगर मुझे लेफ्ट करना हो लेफ्ट लिख देंगे, राइट करना हो तो राइट लिख देंगे। इसके अलावा टेक्स्ट का स्टाइल, जैसे टेक्स्ट का स्टाइल आपको बोल्ड रखना है, इटैलिक लिखना है, या फिर आपको नॉर्मल बनाना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट के स्टाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड, यानी कि जो आप वहां पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो आपकी कंप्लीट स्क्रीन होगी, उसका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा, आप उसे कैसा रखना चाहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप चाहें, आप उस बैकग्राउंड को वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैडिंग, पैडिंग का मतलब क्या होता है देखिएगा। पैडिंग देखो, जैसे ये मेरे पास यहाँ पर ये है, कोई मैं टेक्स्ट लिखा हेलो, तो इसे हेलो, है ना, ये हेलो,
तो यहाँ पर टेक्स्ट और ये मेरे पास ये बॉक्स बना हुआ उसके बीच की जो दूरी होगी, यानी टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की दूरी को सेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में पैडिंग कहते हैं। लाइंस, लाइंस का मतलब है कि जो आपने वहां पर टेक्स्ट बुक क्रिएट किया है वहां पर नंबर ऑफ लाइन वहां पर कितने हमारे पास आ सकते हैं उसको डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम लाइन कितनी आ सकती है हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 10 लाइन लिख सकते हैं, 5 लाइन लिख सकते हैं, 2 लाइन लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑल क्या है हमारे पास, ये एलिप्स साइज, यानी कि टेक्स्ट को ज्यादा होने पर लगाकर यहाँ पर आपका कट लग जाएगा। जैसे आपने देखा आप एक लाइन में बहुत ज्यादा कट लिखते हुए जा रहे हैं, तो जैसे अब उसकी लाइन का लिमिट वहां पर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चाहे दूसरी लाइन के अंदर वहां पर पहुंच जाएगा। ऑल कैपिटल, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिखा है यदि आप उस सारे टेक्स्ट को कैपिटल बनाना चाहते हैं तो ऑल कैपिटल यहाँ पर लिख लेंगे। फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल दे रखे होंगे टेक्स्ट को, आप यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे रोमन्स हो गया, है ना, एरियल हो गया, सेरिफ हो गया, ये सब हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें फॉन्ट फैमिली देखने के लिए मिल जाते हैं। सभी को क्लियर भाई, सब कर लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं बटन, जल्दी से बताओ सभी को क्लियर। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि टेक्स्ट व्यू होता क्या है, बता देंगे। क्या सिंटैक्स होता है ये भी बता देंगे। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, आई होप आप उसको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, ये बटन। अगर मैं बटन की बात करूं तो हम डिफरेंट टाइप के बटन आपने देखा होगा, जैसे ओके बटन, कैंसिल बटन, सबमिट बटन, रजिस्टर बटन, लॉगिन बटन। अगर आप इन बटन को वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं तो वही पॉइंट्स यहां पर मेंशन है कि बटन एंड्रॉइड में यूआई कंपोनेंट जो यूजर से क्लिक या फिर टैप कराने के लिए किसी एक्शन को वहां पर ट्रिगर करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। जैसे कि आपने जैसे लॉगिन किया तो आप लॉगिन सक्सेसफुल, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, जैसे आपने ओके किया, है ना, तो जो आपको एक्टिविटी थी जो आप काम करते थे वो क्या हो जाएगा, वहां पर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंटेक्स बिल्कुल सही है, पहला वही आप लिखेंगे उसकी क्या आईडी, जिससे उसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद जो बटन बना रहे हैं उसकी हाइट और विड्थ को भी सेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है विथ पे, तो लिखा मैंने रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मतलब जो आप कंटेंट लिखेंगे उसके हिसाब से क्या उसकी विथ सेट हो जाएगी। लेकिन जो हाइट है वो लिखा है रैप कंटेंट, है ना, वो क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये भी रैप कंटेंट लिखा हुआ। तो हाइट और विथ दोनों कैसे मेरे पास रैप कंटेंट, यानी कि इनका जो साइज है ना वो ऑटोमेटिकली क्या वहां पर जस्ट हो जाएगा। क्लिक में जैसे यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, क्या बन गया कि ये बटन बन गया और जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ गया क्लिक मी, है ना। तो इसका भी आप कलर, बैकग्राउंड, पैडिंग और ये मार्जिन आप इनको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सारी पीछे वाली चीजें जो मैंने आपको बता दी। अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो वही मिलेंगे आपको देखने के लिए। पहला कि टेक्स्ट दे दीजिए, वो जो आप बटन बना रहे हैं उस बटन के अंदर यदि आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो, उस टेक्स्ट का साइज कितना रखना है, उसका कलर क्या रखना है, उसका पीछे का बैकग्राउंड कैसे रखना है, पैडिंग कितनी देनी है ना, उसके विड्थ कितनी देनी है या फिर उसकी हाइट कितनी देनी है ना, विड्थ के अलावा उसको हाइट कितनी देनी है। क्लिक ऑन यानी कि बटन पर क्लिक करने पर क्या एक्शन आपका ट्रिगर होगा उसको आपको डिफाइन करना है। ग्रेविटी यानी कि वो बटन आपका होगा कहां, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, सेंटर में होगा। अनेबल यानी कि उस बटन को हमें क्या रखना, अनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है। विजिबिलिटी यानी कि वो बटन आपका शो होगा यानी कि विजिबल होगा, इनविजिबल वो आपका शो नहीं होगा। गोना यानी कि वो बटन आपको कहीं पर शो ही नहीं होगा, है ना। इसके अलावा क्या है हमारे पास, ये ड्रॉएबल लेफ्ट यानी कि बटन को दाईं ओर और राइट ओर में क्या लगाना है वहां पर उसके साथ आपको इमेज भी जोड़नी है। ठीक है, तो बटन के बाईं और आइकन या इमेज को आपको जोड़ना हो तब आप इसको वहां पर यूज करेंगे। क्लियर है, ये भी मैंने आपको जल्दी से बता दी क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पीछे अच्छे से बता दिए थे। कुछ और ये है कि जैसे उसको अगर मुझे वो जो बटन लगाया उसके लेफ्ट में तो हमने क्या लगा दिया, कोई भी आइकन लगा दिया, यदि आप उसके राइट में लगाना चाहते हो तो राइट में लगा सकते हैं। उसके मिनिमम हाइट को सेट कर सकते हैं, है ना, और उसके मिनिमम विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। ऑल कैप यानी कि जो आपने उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको यदि आप चाहते हैं सारे सारे क्या हो आपके पास कैपिटल लेटर में आ जाए आप उसको वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रेडियो बटन भी आपने सुना होगा मेरे भाई, सुना है ना सबने रेडियो बटन। आपने से सर मेल हो गया, फीमेल हो गया, यानी कि मेरे पास क्या दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 ये 3, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए और ये अदर के लिए। तो यहाँ पर 3 मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या आप इन तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? आपने सर नहीं, रेडियो बटन कहता है कि आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन मल्टीपल ऑप्शन में से केवल और केवल आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि या तो आप मेल हो सकते हैं या फिर आप फीमेल हो सकते हैं या फिर किसी अदर वाली कैटेगरी के अंदर आप
आ सकते हैं। तो एंड्रॉइड में रेडियो बटन का उपयोग यूजर को एक ग्रुप में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किया जाता है। रेडियो बटन आमतौर पर रेडियो ग्रुप के अंदर डिफाइन किया जाता है ताकि एक बार में केवल एक ही ऑप्शन को वहां पर सिलेक्ट किया जा सके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सेम वही जो रेडियो बटन होगा उसकी भी एक आईडी होगी, उसमें एक टेक्स्ट भी होगा, जैसे मैंने वहां पर मेल लिखना है, फीमेल लिखना है, अदर लिखना है। चेक्ड यानी कि वो जो आप ऑप्शन ले रहे हैं कि डिफॉल्ट रूप से रेडियो बटन का एक चयनित करने के लिए, मान लो कि पहले मैंने वहां पर मेल वाले वो ऑप्शन आपको शो हो रहा था, लेकिन आप फीमेल वाली कैटेगरी के अंदर थे, तो आप मेल वाले सेट कर कहाँ चले जाएंगे, फीमेल वाली पर वहां पर उसको सेलेक्ट कर ले। उसका कलर क्या होगा, है ना, बटन ट्रिनर यानी कि जो बटन है उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, जो आप बटन बना रहे हैं ना उसके कलर के लिए हम यहाँ पर करते हैं क्या, बटन ट्रिनर मेथड वहां पर हम यूज करते हैं। ग्रेविटी वो बटन होगा कहाँ, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। ओरिएंटेशन वो बटन होगा कैसे, कि एक्चुअल में वो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, कि आपको हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से चाहिए, है ना, ये मेल, ये फीमेल, ये अदर, या फिर आपको वर्टिकल चाहिए, या फिर आपको वर्टिकल चाहिए यानी कि मेल, और ये हमारे पास फीमेल, ये मेरे पास अदर। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर हमें वर्टिकल चाहिए। चेक बटन डिफॉल्ट रूप से चयनित रेडियो बटन को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसके हाइट और विड्थ को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लियर, रेडियो बटन भी आपको हो गया होगा अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, एडिट व्यू। क्लियर है सभी को, मुझे बता दो एक बार, एक बार सभी स्टूडेंट्स बता देंगे हाँ सर रेडियो बटन तक क्लियर है, इसके बाद आगे चलेंगे। बेटा जल्दी जल्दी आप टाइप कर दिया करो, जो चीज आपको समझ में आ जाए कि नहीं फिर आप मुझे बता दिया करो कि सर ये वहां तक क्लियर, टॉपिक क्लियर है, फिर चलते हैं आगे। चलिए तो चलते हैं आगे। देखो एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट आपने देखा होगा कि यदि यूजर से हम कोई भी फॉर्म बनवाते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, है ना, और या फिर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म हो गया, या फिर कोई यानी कि मुझे क्या करना है, यूजर से एक्चुअल में इनपुट्स लेना है। जैसे आप लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन आप कैसे करते हैं, हमसे जैसे लॉगिन वाली स्क्रीन खुलती है तो वो हमसे कहता है कि हमें क्या बताओ, अपना आईडी बताओ, दूसरा पासवर्ड बताओ। यदि दोनों चीज सही है देन तभी क्या देता है वो हमें वहां पर लॉगिन देता है ना। एडिट व्यू एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट जिसका उपयोग यूजर से टेक्स्ट इनपुट जैसे नाम हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया इत्यादि को लेने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर फॉर्म के में उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो क्या है मेरे पास, आपने सर ये क्या मेरे पास ये एडिट एडिट टेक्स्ट है, और ये वाला पार्ट ये क्या मेरे पास ये बटन। क्लियर हो गया ना। अब इसे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सिंपल से यदि मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जैसे पहले भाई मुझे बता दो इसकी आईडी क्या है, इसकी हाइट कितनी रखनी है और इसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो हाइट में आपको यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, रैप करने समझ गए कि जो उसकी जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये मैच पेरेंट क्या है, मैच पेरेंट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जो आपके जो पेज होगा ना, ये जो पेज होगा, ये जो पेज है, अगर आपने लिखा है यहाँ पर पासवर्ड, आपने लिखा है पासवर्ड, पासवर्ड जिसकी क्या दे रखी है विथ, इसका मतलब मैच पेरेंट, पेरेंट मतलब देखो ये वाली टोटल वाली विथ जो है ये वाली इसके अनुसार हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट एरिया आपको मिल जाएगा किसके लिए, पासवर्ड वाले एरिया के लिए। अब ऐसा नहीं है पासवर्ड के हिसाब से, पासवर्ड उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, नहीं, वो यहाँ पर जो उसका पेरेंट है यानी कि जो उसके मेन स्क्रीन है इसके हिसाब से ये क्या यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब जो भी चीज आप यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डिस्प्ले कराया, आप यहाँ पर एंटर योर नेम करा सकते हैं, है ना, टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं, साइज डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, है ना, को कितने मैक्सिमम कैरेक्टर लिख सकते हैं, 5। जैसे आपने देखा होगा पासवर्ड बनाए तो कहता है पासवर्ड एटलीस्ट कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 से कम आप डालते हैं तो वहां पर आपको वैलिडेशन एरर आपको वहां पर मिल जाती है, तो आप यहाँ पर लेंथ को डिफाइन कर देंगे, बैकग्राउंड आप वहां पर डिफाइन कर देंगे, है ना, और यहाँ पर ग्रेविटी आप उसको यहाँ पर स्टार्ट तरीके से लिख देंगे। तो जो यहाँ पर सेम चीजें जैसे ये हो गया, ये सेम चीजें यहाँ पर मिलेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा ना बताते हुए इसको मैं यहाँ देता हूँ छोड़, है ना, ये सारी चीजें सेम है इसलिए मैंने यहाँ से दे देता हाफ से हटा। अब देखो इसके बाद आते हैं यहाँ पर हम इमेज व्यू पे, ठीक है ना। वो देखो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट्स हमें बार बार देखने के लिए सेम ही मिल रहे हैं, तो ऐसे करने से हमारा यहाँ पर टाइम ही कंज्यूम हो रहा है। जब हम एक बार चीज को अच्छे से समझ गए सर तो सर हम पीडीएफ के अंदर देखेंगे, तो पीडीएफ के अंदर देखते हैं सारे पॉइंट्स वहां पर खुद से क्या है क्लियर हो जाएंगे। अब इमेज व्यू का मतलब क्या है, इमेज व्यू का मतलब जो आपकी एक्टिविटी है, यदि आप उस एक्टिविटी किसी भी इमेज को आप सेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सर, हम एक्चुअल में किसी भी इमेज को सेट करना चाहते हैं, देन हम वहां पर यूज करते हैं इमेज व्यू का। इमेज व्यू एक यूआई
इंटरफेस एलिमेंट जिसका उपयोग किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यह आप इस इमेज को या तो ड्रॉएबल से सेलेक्ट कर सकते हैं, यह ड्रॉएबल फोल्डर से इमेज को लोड करता है, या फिर आप उसे यूआरएल से इमेज को प्रोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। यानी या तो आप यूआरएल के थ्रू सेट कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉएबल फोल्डर से आप उसको वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हमारे पास है। यानी यदि हमें इमेज लगानी है तो या हमारे पास जो ड्रॉएबल है, रिसोर्स के अंदर जाकर जो ड्रॉएबल जो मिलता है वहां से इमेज को लगा सकते हैं, या फिर हम उसको इमेज का डायरेक्टली यूआरएल देके भी हम उसको वहां पर सेट कर सकते हैं। इमेज व्यू का उपयोग आमतौर पर प्रोफाइल पिक्चर, क्या आपने देखा होगा कि आपका जो वेबसाइट आपने बनाया है कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल शो हो रहा है ना, कि जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं प्रोफाइल पिक्चर हो गया। कोई भी बैनर आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपने यूट्यूब का बैनर देखा होगा, यूट्यूब के बैनर पर लगा हुआ होता है, जैसे हमारे बैनर पर लगा हुआ आप देखेंगे, एक तरफ अमर सर है, एक तरफ मेरा फोटो, और बीच में जो जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो अच्छे वहां दे रखा, वो क्या मेरा बैनर। इसके अलावा कोई लोगो लगाना हो, जैसे लोगो आपको रिप्रेजेंट करना हो, या फिर आमतौर पर कोई भी ग्राफिक कंटेंट आपको शो कराना हो, देन आप यूज करते हैं वहां पर किसका, इमेज व्यू का, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दी जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर एक तो हमें इस तीन ऑप्शन को समझिएगा, यहाँ पर तो मैं दे रखा है डिजाइन, जहां पर आप डिफरेंट टाइप के डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दे रखा है स्प्लिट, यानी कि जो मेल क्या करता है, मेरी जो इमेज है उसको वहां पर स्प्लिट करता है। यहाँ पर कोई स्प्लिट का मतलब क्या है, जो भी आप चेंजेस यहाँ पर करेंगे वो चेंजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पर आपको दे भी रखा है इमेज व्यू का ऑप्शन, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके, यानी कि वहां पर ड्रैग इन ड्रैग आउट करके भी आप यहाँ पर किसी इमेज को लगा सकते हैं, या फिर आप कस्टमाइज करना चाहे तो खुद से आप कोड के थ्रू वहां पर उसको कर सकते हैं। क्लियर ये भी। अब इसके मेन एट्रीब्यूट्स यदि मैं आपको बताऊं, तो ये रहे से कुछ मेन एट्रीब्यूट्स। पहला आईडी, तो यूनिक आईडी देने के लिए। एसआरसी, यानी कि उस इमेज का सोर्स कहां से है उसको आप देने के लिए, इमेज को सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि आमतौर पर ड्रॉएबल फोल्डर से इस इमेज को लोड किया जा सके। अब उस इमेज की एक हाइट भी होगी और एक विड्थ भी होगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, स्केल टाइप भी होगा। स्केल टाइप का मतलब क्या है, वो इमेज क्या हमारे कैसे व्यू के अंदर क्या हो जाए, एक्चुअल में फिट हो जाए। तो इमेज को व्यू में फिट करने का ये क्या आपका निर्धारित तरीका है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन का मतलब है कोई आपने इमेज लिखा है और इस इमेज के नीचे यदि आप कंटेंट शो कराना चाहते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना, पहले आप व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में पहले आपकी प्रोफाइल शो होती है, और एक प्रोफाइल के नीचे क्या आप वहां पर आपने कोई भी एक डायलॉग लिख के रखते हैं, जैसे कि ओनली इमरजेंसी कॉल, है ना, सॉरी इमरजेंसी नहीं, वहां पर लिखा था अर्जेंट कॉल ओनली, स्लीप मोड ओनली, या फिर कोई और कोट्स आपने वहां पर लिख देता है, तो वो क्या एक्चुअली मेरा कंटेंट डिस्क्रिप्शन है। टिनिट, टिनिट का मतलब क्या है कि वो जो इमेज है ना, इमेज पर कलर को ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं किसका, टिनिट का। व्यू बाउंड्स, व्यू बाउंड यदि ट्रू सेट किया जाए तो बॉर्डर ऑटोमेटिकली क्या आपको वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड, तो यदि यदि उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर सेट कर दी, उसका बैकग्राउंड भी क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पर आपका सेट हो जाएगा। पैडिंग, इमेज व्यू के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, चलो में पैडिंग बोलते हैं। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको। चलो आगे चलते हैं ना, इससे मैं थोड़ा पेज को यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट रुकेंगे हम। ये हमारा हो गया सर। अब इसके स्केलिंग टाइम की तरह नहीं पूछता है, तो जो नहीं पूछेगा वो मैं यहाँ से चीजें हटा देता हूँ। बताओ क्लियर है ना बेटा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेकबॉक्स। हाँ बेटा, चार पांच ही आएंगे, तो इसलिए मैं जो 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 मेन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, और जो बाकी बेसिक वाले थे उनका मैं केवल आपको ओवरव्यू देता हूँ, जिससे आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है ना बेटा। अच्छा, आपको फीडबैक देने में थोड़ा सा डर लगता है क्या बेटा। एक क्वेश्चन में नहीं पूछेगा बेटा, ये आपसे पूछेगा कोई भी आपके दो यूआई कंपोनेंट के बारे में बताओ, चार यूआई कंपोनेंट के बारे में बताओ, या फिर किसी एक स्पेसिफिक नाम से देगा कि भैया इमेज वाले और टेक्स्ट व्यू वाले को एक्सप्लेन करो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक में आपसे सारे नहीं पूछेगा।
चेकबॉक्स होता क्या है? चेकबॉक्स अगर मैं आपसे कहूं तो आपने देखा होगा ना कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर कुछ टर्म एंड कंडीशन वहां पर आपको दी होती हैं। तो यदि आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को वहां पर यदि आप अलाउ कर देते हैं तो इसका मतलब वो वहां पर आपसे परमिशन मिल जाती है। तो जैसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दे रखा हो या फिर कोई भी आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना हो या फिर ऑफ करना हो तो वहां पर क्या मिलता है? आपको चेकबॉक्स मिलता है। चेकबॉक्स यदि आपने सेलेक्ट कर दिया तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यदि आपने चेकबॉक्स वहां पर हटा दिया तो इसका मतलब वहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चेकबॉक्स एक यूआई एलिमेंट जिसका उपयोग यूजर से ट्रू या फिर फॉल्स या फिर नो टाइप इनपुट कराने के लिए किया जाता है। जब यूजर इसे टिक करता है इसका मतलब कि ट्रू वहां पर चेक हुआ है, और यदि उसे अनटिक छोड़ दिया जाता है इसका मतलब वहां पर फॉल्स यहाँ पर क्या अनचेक वो हमारे पास रह गया। कहाँ यूज करते हैं? जैसे कोई मेरे टर्म्स एंड कंडीशन को मुझे अलाउ करना हो या फिर मुझे किसी भी नोटिफिकेशन ऑन या फिर ऑन करना हो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो ये शो किस तरीके से होगा? बिल्कुल सेम इसी तरीके से। पहला इसका आईडी बता दो और इसका साइज क्या रखना है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है वो बता दो। और यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देंगे कि भाई यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, उन टर्म एंड कंडीशन को आप यहाँ पर क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे। क्लियर? अब सेम एट्रीब्यूट्स बेटा यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं कि पहले भैया उसकी आईडी बता दो, ठीक है सर। उसका टेक्स्ट बता दो कि जो चेक बॉक्स के साथ क्या टेक्स्ट वहां पर शो होगा, है ना। वो चेक्ड होगा डिफॉल्ट रूप से। चेक को चयनित करने के लिए पहले से डिफॉल्ट रूप से आपको वहां पर शो होगा, आप उसको वहां पर चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज क्या होगा वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट का कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। टेंट यानी कि जो चेक बॉक्स है उसके बटन का रंग कैसा होगा आप उसको सेट कर सकते हैं। ग्रेविटी कैसी होगी, उसको लेफ्ट में जाना राइट में जाना आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। बैकग्राउंड क्या होगा, अनेबल्ड होगा या फिर पेडिंग क्या होगा, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता रखे हैं, यही आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा ये प्रोग्रेस बार। अभी सर प्रोग्रेस बार क्या होता है और एक्चुअल में प्रोग्रेस बार वर्क किस तरीके से करता है? देखो अगर मैं आपसे कहूँ प्रोग्रेस बार की, तो बेटा यदि आप किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको सबसे स्क्रीन के ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से क्या आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल आपको शो हो जाता है, जो आपको दिखाता रहता है कि एक्चुअल में यहाँ पे कितनी मूवी क्या आपके यहाँ पर डाउनलोड हुई है या फिर कितनी जो आप पर्टिकुलर चीज डाउनलोड कर रहे हैं वो कितना भी डाउनलोड हुआ है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको शो होता है। तो अगर मैं की बात करता हूँ किसकी प्रोग्रेस बार की, तो प्रोग्रेस बार बताता है कि एक्चुअल में आप किसी भी जब किसी फोल्डर या फिर किसी भी फाइल को यदि आप डाउनलोड करते हैं तो कितने परसेंट आपको वहां पर डाउनलोड हुआ है उसकी प्रोग्रेस को वहां पर वो शो करता है। दो तरीके से ये होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक होगा सर्कुलर। तो सर्कुलर तो मैंने ये बना दिया, और एक आपने ये देखा होगा जब आप किसी भी एप्लीकेशन को क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, तो जब इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस चलता है तो वहां पर इस तरीके का प्रोग्रेस बार आपको वहां पर दिखाई देता है, जिसमें आपको वहां पर शो होता है कि आपका इतने परसेंट एरिया क्या है वहां पर एक्चुअल में डाउनलोड हो गया और इतने परसेंट अभी आपका डाउनलोड नहीं हुआ है ना। तो यदि ये भरा वाला एरिया यदि मैं बताऊं तो आपसे कहा कि 20% आपका क्या हो गया, इसका मतलब क्या है 80% क्या मेरे पास ये लेफ्ट बचा। तो ये तो क्या मेरे पास सर्कुलर, और ये क्या मेरे पास ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल। और इसे क्या एक्चुअल में हमेशा परसेंटाइल के रूप में शो किया था, आपने देखा होगा 5%, 2%, 4%, 9%, कुछ इस तरीके से, है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार यानी कि एक क्या होगा, एक रेखा के रूप में यानी कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको रिप्रेजेंट होगा। जो भी प्रक्रिया की प्रतिशत, यानी कि जब प्रक्रिया की प्रगति का प्रतिशत में दिखाना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? सेम वही कि सर इसकी आईडी क्या है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है ना, उसका स्टाइल क्या है वो हमें यहाँ पर डिफाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया उसका स्टाइल। उसका मैक्सिमम साइज कितना है और कितनी प्रोग्रेस है। मैक्सिमम मतलब ऐसे 100 से ऊपर कोई जाता है, 100 से ऊपर कोई जाता है, आप कह सकते हैं 100 से ऊपर नहीं जाता। अगर यहाँ पर 10 डिफाइन कर दें 10 से ऊपर नहीं जाएगा। स्टार्टिंग किससे करेंगे आप? फिर 1 से करेंगे, 10 से नहीं करेंगे। क्लियर? उसके बाद टिनेट यानी कि आप उसका कलर कैसा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया पर्पल 5। क्लियर हो गया? इसी तरीके से होता है हमारे पास ये सर्कुलर। तो सर्कुलर भी क्या है कि जब हमारे पास एक क्या एक सर्कुलर मैनर में क्या हमारे पास प्रोग्रेस वहां पर इस तरीके से शो हो, वही आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी आईडी लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हाइट और विड्थ को सेट करेंगे, और एक्चुअल में वो रहेगा कहाँ, उसका लेआउट कैसा होगा, तो हम उसको वहां पर ट्रू कर देंगे, इसका मतलब वहां पर वो ट्रू शो हो जाएगा। और यदि हम इनिट डिटर्मिनेट करेंगे उसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे तो वहां पर विजिबल हो जाएगा। और यदि विजिबिलिटी को सेट करना हो कि हमें विजिबल होगा या फिर नहीं विजिबल होगा या फिर गोना होगा, ये सारे ऑप्शन वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स वैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं। देखो जैसे इसकी आईडी क्या होगी, आईडी वाले से तो आप समझ जाएंगे, है ना। उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी ये भी आप समझ जाएंगे कि जो प्रोग्रेस बार उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। इसके अलावा इनिट डिटर्मिनेंट यानी कि यह तय करेगा प्रोग्रेस आपके निर्धारित है या फिर अज्ञात, यानी कि प्रोग्रेस हमें पहले से ही पता है या फिर हमें उसके प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता है। मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं जैसे 0 to 100, है ना। प्रोग्रेस कितनी वर्तमान में उसकी प्रोग्रेस चल रही है उसको वहां पर सेट कर सकते हैं।
प्रोग्रेस बार के जो कलर है उसको आप शो करा सकते हैं, विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। विजिबल तो इसके अंदर दिखाई होगा, इनविजिबल जगह रहने पर आपका दिखाई देगा नहीं। यदि स्क्रीन के पास स्पेस अवेलेबल होगा तो वो आपको दिखाई देगा, यदि स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। वो ना पूरी तरीके से वहां पर आपका छुप जाएगा। 3 ऑप्शन आपको विजिबिलिटी के देखने के लिए मिलेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बता देता हूँ, इवेंट हैंडलिंग, है ना। अभी इवेंट हैंडलिंग क्या होता है सर, इसे ही बता दीजिए। इवेंट हैंडलिंग कुछ इस तरीके से बेटा आप इसे समझ सकते हैं। देखो यदि मैं बात करता हूं आपसे इवेंट की, तो पहले आप कहेंगे सर मुझे ये बताओ एक्चुअल में इवेंट होता क्या है। तो जैसे आप किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे आपने सबमिट वाले बटन पर क्लिक किया, तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, बटन तो हो गया, सबमिट वाले बटन पर आपने क्लिक किया, देन वहां पर आपको शो होता है कि योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि पहले जैसे आपने बटन पर क्लिक किया तो यहां पर क्या है, एक इवेंट हुआ। अब जब इवेंट हुआ तो यहां पर क्या होगा, एक कौन होगा, लिसनर, और एक कौन होगा, हैंडलर। लिसनर वो चेक करेगा कि यहाँ पर बटन को सबमिट किया गया या फिर नहीं। लिसनर ने सुन लिया कि हाँ यहाँ पर आपने क्या एक बटन को सबमिट किया। अब हैंडलर क्या करेगा, उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, वो आपको मैसेज डिस्प्ले कराएगा कि हाँ योर फॉर्म इज सबमिट सक्सेसफुली। क्लियर। तो इवेंट क्या होगा, जब कोई यूजर मोबाइल ऐप से किसी भी बटन को क्लिक करता है, या फिर किसी इमेज को टच करता है, या फिर किसी टेक्स्ट बॉक्स पर वहां पर टाइप करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक इवेंट बोलते हैं। अगर यूजर बटन दबाए तो मैसेज वहां पर आपका दिखाई देगा। अगर यूजर चेकबॉक्स सेलेक्ट करे तो वहां पर किसी सेटिंग्स को आपको ऑन या फिर ऑफ हो जाएगा। अगर यूजर टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करेगा तो उसका वहां पर वैलिडेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात आई समझ में। इवेंट हैंडलिंग, तो जैसे मैंने आपको बताया इवेंट सोर्स, यानी कि सबसे पहले मुझे सोर्स तो बताओ, इवेंट होगा कहाँ, कि आप किसी बटन को प्रेस कर रहे हैं, है ना। जैसे आप किसी बटन को प्रेस कर रहे हैं, या फिर आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं, वही। इसके अलावा इवेंट लिसनर, जैसे मैंने आपको जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया तो वहां पर इवेंट लिसनर जो होगा वो उसको सुनेगा, यानी कि एक इंटरफेस जो इवेंट को वहां पर सुनता है और उसे हैंडल करता है। इवेंट हैंडलर वह मेथड जो इवेंट के होने पर एक्शन परफॉर्म करे। जैसे आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब वो आपको वहां पर शो कराएगा। वहां पर क्या करेगा, वो आपको शो कराएगा कि एक्चुअल में क्या आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली क्या कर दिया, आपने सबमिट कर दिया। इवेंट लिस्ट लिसनर रजिस्ट्रेशन, यानी कि व्यू और इवेंट लिस्ट को सेट करना ताकि वह इवेंट को वहां पर आसानी से कर सके, हैंडल कर सके। तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट है। हाँ तो ये सेम पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेम पॉइंट बहुत सारे हो जाते हैं भाई। चलो अब देखो यहाँ पर बटन क्लिक की बात करें तो ये क्या हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर है। जब हम किसी बटन को क्लिक करते हैं, यदि लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यह हमारे पास क्या है, ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी भी अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो वहां पर आपको कोई ऑडियो या फिर वीडियो अपने दोस्त को शेयर करनी है, तो ऐसे नहीं आपने क्लिक किया, आप वहां पर उसको थोड़े से प्रेस करके रखते हैं एंड देन वहां पर आप उसको वहां पर शेयर कर सकते हैं। टच इवेंट, वहां पर टच इवेंट के लिए क्या होगा, हमारे पास ऑन टच लिसनर होगा। की प्रेस तो ऑन फोकस चेंजिंग लिसनर होगा। ड्रैग के लिए यानी कि ऑन की लिसनर होगा, और स्क्रोलिंग के लिए वहां पर हमारे पास क्या ऑन स्क्रोल वाला ऑप्शन होगा, है ना। ये स्क्रॉल वाला है, देखो यहाँ पर हमें स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर ये मिल जाएगा। होवर, जब आपने देखो जब माउस पर माउस से अगर घुमाते हैं तो वहां पर ये होवर वाला ऑप्शन मिलता है। कंटेंट मेन्यू ओपन, यानी कि जो भी आप कंटेंट मेन्यू उसको वहां पर ओपन कराने के लिए, है ना। मेन्यू आइटम क्लिक करने के लिए, तो जब हमारे पास मेन्यू आइटम पर क्लिक करना, एक से ज्यादा आइटम को वहां पर मुझे क्लिक करना हो। ये टॉपिक हो गया बेटा आपका क्लियर। एंड इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा पेज को ऊपर। एंड्रॉइड के अंदर समझें क्या, लेआउट के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहूं लेआउट होता क्या है, आपके अनुसार लेआउट क्या होता है, हमारे पास एक टाइप का कंटेनर। लेआउट क्या होगा, आप फिर से ध्यान रखिए, लेआउट क्या, हमारे पास एक टाइप का कंटेनर जहां पर हम डिफरेंट टाइप के यूआई कंपोनेंट को क्या करते हैं सर, एक्चुअल में मैनेज करते हैं। यानी कि इसका काम क्या है, ये एक कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के अपने यूआई कंपोनेंट, जैसे इमेज भी हो गया, बटन हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया, व्यू टेक्स्ट हो गया, इन सभी को यहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। तो यदि आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो मिलता है कि आपको एमपीटी, एमपीटी स्क्रीन आपको मिलेगी जहां पर आप खुद का लेआउट आप बनाएंगे। यदि आप खुद का लेआउट बनाना चाहते हैं तो आप वहां पर कहां बनाएंगे इसको, एक एक्सएमएल काम पर क्या करेंगे, एक आप एक्स फाइल के अंदर बनाएंगे, जितने भी लेआउट आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम आप इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन यदि आप पहले से बनाया हुआ यूज करना चाहते हैं तो आपने देखा भी होगा कि जब आप एमपीटी
एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट पहले से एक्टिविटी बनी हुई दिखाई देती है, तो यदि वो आपने वो सिलेक्ट करा है, इसका मतलब पहले से वो क्या आपका लेआउट बना हुआ है उसको डायरेक्ट वहां पर यूज कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जैसे लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया, फ्रेम लेआउट हो गया, कोऑर्डिनेट लेआउट हो गया। तो मेनली यहाँ पर हम तीन समझेंगे, लीनियर, रिलेटिव और तीसरा फ्रेम। तीन ही मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, इन तीन को यहाँ पर हम समझेंगे। अब यदि मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँ, फर्स्ट यदि हम डिस्कस करते हैं लीनियर, तो लीनियर जैसे आपका नाम से इंडिकेट होता है कि यहाँ पर यदि मैंने बना लिया कि स्क्रीन, अब इस स्क्रीन पे जो मेरे पास यहाँ पर बटन्स दे रखे हैं, तो या तो मैं कुछ इसे इस तरीके से शो करूंगा, इस तरीके से पहले हो गया है ना, फिर ये दूसरा हो गया है ना, फिर यहाँ पर ये तीसरा हो गया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं शो करूंगा। यदि मैंने कुछ इस तरीके से किया, यदि मैंने कुछ इस तरीके से किया, तो ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, आपने सर एक्चुअल में ये क्या है आपके पास यहाँ पर, चलो अगर आपने कुछ इस तरीके से बनाया, मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बना देता हूँ बेटा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये रहा, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, ये रहा। तो कुछ इस तरीके से यदि आपने सेट किए, पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो यदि आपने सारी चीजें कुछ इस तरीके से सेलेक्ट की हैं, तो ये लीनियर तो है, एक के बाद एक तो आ रहा है, लेकिन ये कौन से हैं आपने, सर ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल। दूसरा आप कर सकते हैं सर वर्टिकल तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, पहले यहाँ किया सर, इसके अलावा सर हमने यहाँ पर किया, इसके अलावा फिर सर हमने यहाँ पर किया, तो ये क्या मेरे पास वर्टिकल, यानी मैं लिख दूं ये क्या मेरे पास ये वर्टिकल, और ये क्या मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल। तो देखिएगा एंड्रॉइड में लीनियर लेआउट मैनेजर जो सभी व्यू जैसे बटन हो, टेक्स्ट हो, व्यू एक लाइन में व्यवस्थित करता है। यह या तो क्या हो सकते हैं वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि बाएं से दाएं की तरफ। कुछ इस तरीके से ही आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपको लेआउट वाला ऑप्शन मिलेगा, ये जो लेआउट वाला ऑप्शन है ना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको मिलेगा लीनियर, आप सेलेक्ट करना, लीनियर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको क्या चाहिए, रिलेटिव चाहिए तो रिलेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फ्रेम वाला चाहिए आप फ्रेम वालों को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो पहला ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो आप लेआउट बना रहे हैं, आप उसे हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं या फिर आप वर्टिकल रखना चाहते हैं। ग्रेविटी, जो भी आप वहां पर टेस्ट लिख रहे चाहते हैं, है ना, जो आप बटन लगा रहे हैं वो कहां पर लगाना चाहिए, आपको लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, या फिर आप उसको सेंटर में लगाना है। विद उनकी सेट करेंगे, है ना। और यहाँ पर लेआउट की देखो, यहाँ पर व्यू के अंदर का जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर देंगे। पैडिंग, पैडिंग का मतलब क्या है, जो आपका व्यू है, व्यू के अंदर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलते हैं पैडिंग। मार्जिन, व्यू के बाहर की जगह को सेट करना, जैसे मेरे पास ये कंप्लीट क्या है, एक मैं कह दूं ये क्या मेरे पास ये स्क्रीन, और इस स्क्रीन से मुझे कितना एरिया यहाँ पर ये छोड़ना है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, एक्चुअल में मार्जिन बोलते हैं, है ना। तो टेक्स्ट कुछ किस तरीके से लिखा जाएगा इसको समझ लो। पहला देखो यहाँ पर मेरी ओरिएंटेशन कैसी है, वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा कि भैया यहाँ पर मैंने हाइट सेट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ भी सेट कर दिया। अब हाइट और विड्थ दोनों क्या है यहाँ पर, मैच पेरेंट, यानी कि जो मेरे जो एक्चुअल में एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का जो हाइट होगी, यानी कि जो अगर मैं आपसे कहूँ ये स्क्रीन ना, इसको हम बोलते हैं मैच पेरेंट। देखो यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, ये कंप्लीट, तो ने क्या कर लिया, इसकी विथ को यहाँ पर सेलेक्ट किया, विथ है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये कंप्लीट वाली, यदि आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना हो, यदि कंप्लीट इस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसको लिखते हैं वहां पर हम मैच पेरेंट। क्लियर। इसके अलावा यदि मुझे इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे वेलकम टू एंड्रॉइड, तो टेक्स्ट वाला तो आपको पता है ना कैसे आप लिखते हैं, आपने हाँ सर टेक्स्ट मुझे आता है, तो भैया पर लिख दो वेलकम टू एंड्रॉइड, उसका क्या कर दो साइज डिफाइन कर दो, उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर दो, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, कैसे ये आपका वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, है ना। अब इसके अलावा क्या, एक आपने बटन भी बनाया, उस बटन में क्या रहेगा, आपने कहा यहाँ पर एक दो भैया क्लिक में, आपने क्या बना दिया, यहाँ पर एक बटन बना दिया, और यहाँ पर क्या क्लिक मी, ये आपने यहाँ पर ये बटन बना दिया, उसकी हाइट और विड्थ आपने सेट कर दिया, और लेना लेआउट को आपने यहाँ पर बंद कर दिया। क्लियर, कर लेंगे सभी। अच्छे समझ में आया कि लीनियर लेआउट कैसे आपको वर्क करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया किसके लिए भैया, वर्टिकल के लिए, यहाँ पर मैंने बता दिया इस तरीके से, है ना। और यदि आप हॉरिजॉन्टल के लिए करना चाहते हैं तो बस यहाँ वहां पर वर्टिकल लिखा था ओरिएंटेशन में, यहाँ पर आप लिख देंगे हॉरिजॉन्टल, बाकी सारी चीजें सेम है, वहां पर कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करनी।
दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेटिव लेआउट। पहले मुझे बताओ, लीनियर लेआउट सबको अच्छे समझ में आ गया? कोई ये तो नहीं कहेगा सर मुझे लीनियर लेआउट नहीं समझ में आया। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप लेट हो गए, 1 घंटा आप क्लास के अंदर लेट है, 10 मिनट लेट नहीं, आप पूरा 1 घंटा क्लास के अंदर लेट है। जल्दी बताओ बेटा। शिवांग है, शिखा है, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं भाई, सब बताओ किसको समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आ गया वो भी बता दो एक बार। चलो भाई क्लियर है, देन हम चलते हैं आगे। देखो रिलेटिव लेआउट क्या होगा? रिलेटिव लेआउट सर एक ऐसा लेआउट जिसमें व्यू को एक दूसरे के रिलेटिव रखा जाता है। यानी कि हम किसी भी एक व्यू को किसी दूसरे व्यू के, यानी कि उसके पेरेंट के यदि हम क्या करते हैं उसके अलावा वहां पर उसको एक्सेस कराते हैं, तो याद रखिएगा रिलेटिव लेआउट एक आपका ऐसा लेआउट जिसमें एक व्यू को किसी दूसरे व्यू के रिलेटिवली रखा जाता है। इसमें हर व्यू को दूसरे व्यू या फिर पेरेंट व्यू के या पेरेंट लेआउट के अनुसार उसकी पोजीशन वहां पर क्या सेट आउट की जाती है। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ जी। मैं कुछ टाइम बाद कॉल करूंगा, अभी मैं एक्चुअली क्लास में हूँ, ठीक। हेलो। नमस्ते। नहीं मामा मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, मैंने उनके दीदी के पास मैसेज कर दिया था, रानू दीदी के पास। मैंने बता दिया था पहले ही मामी को कि मैं नहीं जा पाऊंगा। आपको नहीं बताया था। चलो ठीक। ठीक है मैम। चलिए रिलेटिव लेआउट तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम इसे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे। देखिएगा रिलेटिव लेआउट के मेन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करते हैं। हाँ बेटा मैं नहीं जा रहा, मुझे पता है कि आप लोगों की क्लास छूट जाएगी, तो मुझे पता है। एक्चुअल में क्या है कि घर में एक फंक्शन है और 3-4 दिन की उसमें छुट्टी चाहिए। अगर मैंने 3-4 दिन की छुट्टी कर लिया तो फिर आप कहेंगे सर हमारा तो सिलेबस रह गया। तो आप लोग तो चले जाते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, हम तो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं फंक्शन में चल रहे हैं। लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास तो बेटा देनी भी हमें ही है। जितने बच्चे लाइव में हैं वो भी ठीक है, और जितने लाइव में नहीं होते क्लास तो वो भी देखते हैं बाद में कि उनको तो मिल जाती है, लेकिन बेटा हम क्लास नहीं छोड़ सकते। तो वो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमेशा बिना बताए चले जाते हैं, आपसे कहीं फंक्शन में जाने के लिए कहो तो आप जाते नहीं है। तो क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। नहीं करेंगे फिर आप सब लोग कहेंगे कि सर देखो हम तो आपके वेट में थे, क्लास नहीं कराई। आप देखो ग्रुप में देखो कितने सारे मैसेज कर दोगे एक साथ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। मैं अगर फंक्शन में हो ना, अगर मैं 10 बार मोबाइल ओपन करूंगा ना तो 10 बार ही आपके मैसेज मिलेंगे। हाँ बेटा चित्र बना के दिखा सकते हैं, चित्र तो बना के दिखा सकते हैं, मैंने आपको बना के दिखाया तो बिल्कुल सेम इस तरीके से आप दिखा दीजिए कि ये वर्टिकल है भैया और ये हॉरिजॉन्टल है, बना के दिखा सकते हैं। अब रिलेटिव लेआउट के एट्रीब्यूट्स यदि मैं आपको बताऊं तो यहां पर कुछ समझिएगा। देखो फर्स्ट, सेंट्रल इन पेरेंट, यानी कि व्यू को पेरेंट लेआउट के सेंटर रख लें। मान लो कोई पहले आपने व्यू सेट कर रखा है, मान लो मैंने कुछ यहाँ पर एक स्क्रीन बना रखी है और स्क्रीन की मैंने यहाँ पर एक एक कोई कंटेंट बना रखा है, तो इसके सापेक्ष मुझे क्या करना है, दूसरे वाले को यहाँ पर सेंटर करना है। तो इसलिए मैंने तो आपको कहा कि यहाँ पर व्यू क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटिव होंगे। तो सेंट्रल इन पेरेंट यानी कि व्यू को पेरेंट लेआउट के सेंटर में रखेगा। सेंट्रल हॉरिजॉन्टल व्यू को हॉरिजॉन्टल के बाएं से दाएं की ओर सेंटर में यहां पर शिफ्ट करेगा। लेआउट सेंटर वर्टिकल यानी कि उनको वर्टिकली सेंड करेगा। टॉप यानी कि व्यू के पेरेंट के टॉप में क्या करेगा, वो सेट करेगा। जैसे टॉप में वैसे क्या होगा, हमारे पास ये बॉटम होगा यानी कि ऊपर की तरफ या फिर क्या नीचे की तरफ। व्यू को पेरेंट लेआउट के बॉटम यानी कि नीचे की तरफ क्या कर देगा, उसको वहां पर वो सेट कर देगा। इसके अलावा अलाइनमेंट की अगर बात करें तो अलाइनमेंट क्या कर रखा है, लेफ्ट, यानी कहां जाएगा, वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, व्यू को पेरेंट लेआउट के लेफ्ट में सेट करने के लिए। जैसे आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं वैसे आप राइट में तो शिफ्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो व्यू पेरेंट को लेआउट के राइट में शिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, लेआउट अलाइनमेंट पेरेंट राइट। इस तरीके से लेआउट टू लेफ्ट ऑफ यानी किसी दूसरे व्यू के बाईं ओर सेट करने के लिए, जैसे आपने कोई एक लेआउट बनाया, वो बना रखा है,
बटन लगा रखा है, उसके लेफ्ट में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यदि इसी तरीके से आप उसके राइट में सेट करना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यू को दाईं ओर सेट करने के लिए, यानी कि राइट साइड आपको सेट करने के लिए, हम वहां पर उसको सेट कर लेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम कंसेप्ट है इसी तरीके से। सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका रिलेटिव लेआउट आपने यहाँ पर लिख दिया, उसकी भाई हाइट सेट कर दो, उसकी विड्थ सेट कर दो। अब यहाँ पर जो भी आप बटन बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, रेडियो बटन बना रहे हैं, चेक बटन बना रहे हैं, ये तो सब मैंने आपको बनाने सिखा दिए ना। आपने हाँ सर बिल्कुल बनाने सिखा दिए। जैसे मैंने एक बटन बनाया, तो बटन क्या है, आपने सर ये बटन क्या है, आपने सर बटन देखो यहाँ पर बटन की आईडी हो गया, वो बटन होगा कहाँ, उसके अंदर लिखा होगा टॉप बटन है। उसकी बटन की हाइट पे सेट कर दिया, विड्थ पे सेट कर दिया, उसका अलाइनमेंट टॉप में हमने उसको सेट ट्रू कर दिया, और उसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से एक दूसरा बटन बना दिया, उसको भी हमने यहाँ पर उसका आईडी दे दिया, उसके बॉटम बटन दे दिया, हाइट विड्थ ये भी सेट कर दिया, उसको बॉटम में सेट कर दिया, और वो कैसे होगा, ये भी क्या हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर शो होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर लिया जाएगा। कर लेंगे सभी, बहुत सिंपल सिंटेक्स है, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। लास्ट में बताऊंगा आपको ये फ्रेम लेआउट, है ना। यहां पर हम करेंगे एक कंप्लीट फ्रेम, हम यहां पर बनाएंगे। फ्रेम हम कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। फ्रेम लेआउट एंड्रॉइड का एक सिंपल लेआउट, जिसका उपयोग एक से अधिक व्यू को स्टैक के रूप में तरीके से अरेंज किया जाता है। जैसे आपने स्टैक देखा होगा ना, और आपने स्टैक का कंटेंट भी आपने पढ़ा होगा कि देखो सर पहले हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। यानी कि यहाँ हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास व्यू होंगे, उन सभी को व्यू को हम क्या करते हैं, एक स्टैक फॉर्मेट के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। स्टैक फॉर्मेट का मतलब तो ये है ना कि सर जो सबसे लास्ट में आया होगा वही सबसे पहले आएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, जो सबसे लास्ट में होगा वही क्या होगा, आपके सबसे पहले ऊपर क्या वहां पर वो शो होगा। तो फ्रेम लेआउट एंड्रॉइड का एक सिंपल लेआउट, जिसका उपयोग एक से अधिक व्यू को स्टैक तरीके से रखने के लिए किया जाता है। पॉइंट क्लियर? इसके बाद यह ज्यादातर तब उपयोग किया जाता है जब हमें एक व्यू को किसी दूसरे व्यू के ऊपर रखना हो। भाई पहले हमने ये रखा, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो कुछ इस तरीके से यहां पर कर रहा है, एक आपका क्या बन रहा है, आप में से एक्चुअल में मेरा स्टैक बन रहा है। अगर मल्टीपल व्यू को एक ही जगह पर होंगे तो व्यू बाद में आएगा, और वही ऊपर जो व्यू सबसे बाद में आएगा वही व्यू का आपको सबसे पहले दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो मैंने तो यहाँ पर एक बना रखा, आप यहाँ पर एक और बना लो, इसके अलावा आप यहाँ पर एक और बना लो, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपको ये फ्रेम लेआउट का रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर वही कि अगर हम इसके लेआउट में ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी का मतलब क्या है कि भैया आप उसको लेफ्ट में जाना, राइट में जाना, टॉप में जाना, बॉटम में जाना, सेंटर में जाना, आप उसको वहां पर सेट कर सकते हैं। फोरग्राउंड यानी किसी भी व्यू के ऊपर की एक इमेज या फिर कलर को आप लगाने के लिए, कि यदि जो भी आपके पास दे रखा है, जो आपने व्यू दे रखा है, उसके ऊपर किसी आपको इमेज को लगाना है या फिर आप जो कलर को सेट करना है, देन आप वहां पर कर सकते हैं। एंड्रॉइड मेजर और चिल्ड्रन, यानी कि जब मल्टीपल व्यू हो तो सभी व्यू को साइज के अनुसार वहां पर एडजस्ट करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे व्यूज दे रखे थे, आपने एक से ज्यादा व्यू ले रखे हैं, है ना, चार ले रखे हैं, पांच, यदि आप उन सभी की हाइट या फिर विड्थ को आप वहां पर एडजस्ट करना चाहते हैं, देन वहां पर यूज करते हैं एंड्रॉइड मेजर और चिल्ड्रन। पैडिंग तो मैंने आपको बताया था, व्यू और कंटेंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। विजिबिलिटी कि वो जो आपका व्यू वो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, या फिर बिल्कुल कंप्लीटली गायब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप उसे वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेम लेआउट तो पहले लिख दिया, उसका एक्चुअल में यहाँ पर हाइट और विड्थ मैंने बता दिया। और यदि मुझे उसके अंदर अब क्या बनाना है, कोई भी मुझे इमेज लगाना, कोई मुझे टेक्स्ट लगाना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इमेज और टेक्स्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि इमेज तो सर इमेज को पहले हाइट सेट कर दिया, विड्थ सेट कर दिया, और उसका इमेज का एसआरसी यानी कि वो मुझे इमेज मिली कहां से, उसका सोर्स कोड यहाँ पर हमने दे दिया। एक टेक्स्ट भी लगा दिया जहां पर हमने उस लिखा दिया हेलो एंड्रॉइड, उसका साइज, उसका कलर, उसकी ग्रेविटी सेंटर ये हमने वहां पर सेट कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको बंद भी कर दिया। क्लियर? याद कर लेंगे ये भी। चल इसके बाद क्या, देखो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड लेआउट, तो ये क्या हमारे पास एक एडवांस लेआउट है, जिसे स्क्रोलिंग, एनिमेशन और व्यू के बीच में इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी आपको एनिमेशन दिखाना हो, कोई भी आपको व्यू दिखाना हो, कोई आपको स्क्रोलिंग दिखाना हो, मेनली हम इसका तब यूज करते हैं। ये क्या हमारे पास मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट के साथ एक अच्छा काम करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एफएबी हो गया, है ना, एप बार लेआउट हो गया, स्नैक बार हो गया, ये सब क्या हमारे पास ये मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट है। मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट हम आगे वाले यूनिट के अंदर बिल्कुल अभी अच्छे से कवर करेंगे। बस मुझे इतना बता दो कि आपको मैंने बस कुछ बेसिक वाले पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, वही आपको याद रखने हैं। कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें यहाँ पर भी दे रखी होंगी, इनको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, है ना। अब जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन टॉपिक्स को मैं यहाँ से फिर से हटा देता हूँ इसमें से। चलो इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इंटेंट। इंटेंट क्या होता है आप में सर, इंटेंट क्या होता है, सिंपल हमारे पास एक मैसेज,
इंटेंट क्या होता है आपने सर, इंटेंट क्या होता है, हमारे पास एक मैसेज, अब इस मैसेज को सेंड हम किसके द्वारा करते हैं, किसको हम सेंड करते हैं, कोई एक्टिविटी हो, कोई सर्विस हो, या फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो, इसके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए मेनली हम यूज करते हैं किसका, इंटेंट का। तो फिर से समझ लो, इंटेंट एंड्रॉइड में एक क्या है, मैसेज सिस्टम की तरह काम करता है, जो अलग अलग कंपोनेंट, चाहे मुझे किसी एक एक्टिविटी या फिर किसी दूसरी एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, या फिर एक्टिविटी और सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, या फिर सर्विस और ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, देन हम यूज करते हैं किसका, इंटेंट का। जब भी किसी ऐप से हमें किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी में जाना हो, कोई बाहरी ऐप आपको ओपन करना हो, या फिर किसी विशेष कार्य को आपको करना हो, देन आप वहां पर यूज करते हैं किसका, इंटेंट का। इंटेंट का मेन इंपोर्टेंस क्या है, उस इंपोर्टेंस की यदि मैं आपसे बात करूं, पहला, ऐप नेविगेशन को आसान बनाना, यानी कि किसी भी एक स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पर आप आसानी से शिफ्ट हो सके, मेनली हम यूज करते हैं किसका, इंटेंट का। किसी अन्य एप्लीकेशन को आपको ओपन करना हो, जैसे आपने देखा होगा कि आप यूज कर रहे थे एक्चुअल में इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे आप किसी को बात करते, लेकिन उसने कहा कि भाई आपको फोटो शेयर करना है, लेकिन लाइव शेयर फोटो करना है, हो सकता है आप वहां पे काले हो, यहाँ गोरे चमक रहे हो फोटो में, लाइव फोटो दो। अब जैसे आपको लाइव फोटो देना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको कैमरे का एक्सेस चाहिए, आपको क्या चाहिए, कैमरे का एक्सेस चाहिए। जैसे आप कैमरे वाले पर आपने क्लिक किया, तो आप एक एक्टिविटी से कहां चले गए, किसी दूसरी एक्टिविटी पर चले गए। ऐसी तो होता है कि भाई, होता है ना, कभी कभी हम चाहते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट, हम एक से ज्यादा लोगों से बात करते हैं, हम चाहते हैं इससे बात करें, उससे बात करें, लेकिन हमने सबको एक ही फोटो बना रखा था बढ़िया से एडिट करके, उसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, और वही हमने सबके साथ चेप दिया। अब ऐसा हुआ कि एक दो ने तो एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन तीसरा वाला कहता है एक काम करो भैया, लाइव फोटो दिखाओ कि तू सच में इतने सुंदर हो भी है नहीं, या फिर तुक्का मार रहे हो, या फिर मेरा पागल बना रहे हो। अब ये जब लाइव फोटो मांग लिया, तो आधा डर तो वैसे ही बैठ जाता है, यार सच में हम इतने गोरे तो है नहीं, मैं लाइव फोटो मांग लिया तो अब कैसे दे, कोई बात नहीं, मांग लिया तो देंगे, एडजस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप कैमरे को आपने ओपन किया, तो इसका मतलब आप सेकंड एक्टिविटी पे आ गए। तो एक एक्टिविटी ये होगी इंस्टाग्राम वाली, एक एक्टिविटी कौन सी होगी हमारे पास एक्चुअल में, कैमरा वाली। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के यहाँ पर इसके यूज कर रहे होंगे, वहां पर हम इंटेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी अन्य ऐप को वहां पर कॉल कर सकते हैं, जब ब्राउजर ओपन करते हैं तो कॉल करना है, फिर मैसेज करना। डेटा शेयरिंग के लिए, सिस्टम फीचर को एक्सेस करने के लिए, ये मेनली क्या हमारे पास एक्टिविटी की कुछ इंपोर्टेंस है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा बैकग्राउंड में किसी टास्क को चलाने के लिए, ऐसे आप वहां पर गाना चला के छोड़ देते हैं यूट्यूब पर, है ना, इसी तरीके से मल्टीपल ऐप को जोड़ने के लिए, ये क्या है, इसकी मेन इंपोर्टेंस है किसकी, आप में से इंटेंट। दो तरीके का, एक आपका इम्प्लिसिट और दूसरा क्या है, एक्सप्लिसिट। इसको भी समझ लेते हैं। एक्सप्लिसिट, देखो एक्सप्लिसिट क्या होगा, जब हमें किसी विशेष एक्टिविटी, सर्विस या कंपोनेंट को ओपन करते हो, तो उसे एक्सप्लिसिट इंटेंट कहा जाता है, कि जब हमें क्या करना है, किसी भी एक विशेष एक्टिविटी, सर्विस या फिर कंपोनेंट को ओपन करना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। इसमें हम सीधे टारगेट एक्टिविटी या फिर सर्विस का नाम नहीं देते, इसका उपयोग एक ही ऐप के अंदर नेविगेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी इंस्टाग्राम वाला, वो किस में आएगा, आपका एक्सप्लिसिट वाले के अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, ये इम्प्लिसिट, इसके ये आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे ना, चलो कहीं तो हम आपको समझा ही देते हैं, है ना। करंट एक्टिविटी, यानी कि आप जिस एक्टिविटी पर अभी करंट में हो, आप टारगेट एक्टिविटी कैमरा वाला जिस पे आपको वहां पर जाना है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल में आपको बताऊं, ये तो सिंटेक्स है, तो करंट एक्टिविटी लिखेंगे, उसके बाद दिस आपके टारगेट एक्टिविटी जो कि वहां पर लिखेंगे, और स्टार्ट एक्टिविटी में यहाँ पर आप इंटेंट कर देंगे, जो वहां पर पेंसिल आपको पास करते रहेगा। यहां पर समझिएगा कि जैसे आप लॉगिन एक्टिविटी पर हैं, और आपको कहां जाना, होम वाली एक्टिविटी पर जाना है, तो ये क्या आपके पास करंट, और ये क्या है मेरे पास एक्चुअल में टारगेट, और यहां पर क्या करेगा मेरे पास, स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इंटेंट। यानी कि एक ही ऐप के अंदर नेविगेशन आसान होता है, किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करना यहाँ पर आसान है। सर्विस को स्टार्ट करने के लिए मेनली हम इसका यूज करते हैं। सेकंड पर अब चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट इंटेंट उपयोग तब किया जाता है जब हमें यह नहीं पता हो कि हमें कौन सा एग्जैक्ट कंपोनेंट की मतलब मुझे कौन सी एक्टिविटी, सर्विस या फिर ब्रॉडकास्ट से मुझे क्या करना है, एक्चुअल में रिक्वेस्ट करना है। सिर्फ काम यानी कि एक्शन और डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, तो एंड्रॉइड खुद से डिसाइड करता है कि कौन सा ऐप या फिर सिस्टम कंपोनेंट मुझे वहां पर क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाकी चीजें हटा देता हूँ, एंड देन मेरे पास जो चैप्टर नंबर 3 है वो हो गया मेरा यहाँ पर कंप्लीट। क्लियर है भाई सभी को, चैप्टर नंबर 3 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर, सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे ना।
चलो भाई, वैसे अभी हमारे पास 30-40 मिनट का टाइम है, और 30-40 मिनट के अंदर मैं समझता हूँ कि हम क्या करेंगे भाई, चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लेते हैं। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर वैसे ज्यादा चीजें नहीं दे रखी हैं, तो जितनी चीजें दे रखी है उसको वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है मेन्यू एंड प्रेफरेंसेस, तो मुझे प्रेफरेंसेस तो इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं, लेकिन हाँ मेन्यू जरूर आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सर? मैंने जरूर पूछ सकता है। मेन्यू सबने देखा होगा ना। आप कहेंगे हाँ सर देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर 2-3 स्क्रीन बना दूं, एक और मैं बना दूं, तो आप कहेंगे सर देखो मेन्यू मैंने कहीं पर यहाँ पर भी देखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है, जैसे होम हो गया, है ना, कॉन्टैक्ट हो गया, कुछ इस तरीके से। या फिर इसके अलावा सर यहाँ पर देखो मुझे 3 डॉट दिए हुए होते हैं, अगर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास डिफरेंट मेन्यू मुझे यहाँ पर शो हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से आप कहेंगे सर यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 डॉट मैंने यहाँ पर भी देखे, यदि इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे मिल, ये क्या सर मेरे पास ये मेन्यूज ही तो है। इसको हम यहाँ पर समझेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इसके अंदर मेन्यू ही लगता है। चलो देखो मेन्यू क्या होगा, किसी एंड्रॉइड ऐप जैसे व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक को जैसे आप ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ किसी आइटम पर क्लिक करने पर जो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं वहां पर आपको 3 डॉट दिखाई देते हैं। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि भाई आपको ग्रुप को ऐड करना है, आपको किसी डिवाइस को लॉग इन करना है ना, या फिर सेटिंग्स को ओपन करना है, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए, वही क्या मेरे पास ये मेन्यू है ना। तो जैसे ही लिस्ट, जैसे आपका सेटिंग हो गया, लॉग आउट हो गया, डिलीट हो गया, शेयर हो गया, वो सभी क्या आपके यहाँ पर मेन्यूज कहलाते हैं। याद रहेगा, मेन्यू का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें यूजर को कई एक्शन के लिए ऑप्शन हमें देना पड़ता है। इसका फायदा क्या है, क्या देखो अगर मैं अपनी जो मेरे पास मेन स्क्रीन है, क्या वहां उस मेन स्क्रीन के अंदर यदि मैं 3 डॉट के अंदर यानी कि मेन्यू के अंदर मैं इतने सारे ऑप्शन ना दूं, सारे ऑप्शन को यदि मैं बाहर रख दूं, तो क्या होगा, मेरी जो स्क्रीन है बहुत ज्यादा क्या भरी भरी दिखाई देगी, और वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में सेटिंग वाला ऑप्शन कहाँ है ना, ऐड वाला कहाँ है। ये सारे आपको वहां पर कंफ्यूजन दिखाई देंगे, तो इसलिए हम स्क्रीन को ज्यादा साफ और क्लियर हमारे पास दिखाई दे, इसलिए वहां पर यूज कर लेते हैं इसका मेन्यूज का, वहां पर हम यूज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा भी होगा कि जैसे 3 डॉट पे क्लिक कैसे प्रोफाइल हो गया, सेटिंग हो गया, सेंड फीडबैक हो गया, अबाउट हो गया, हेल्प। तो ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भी आपने देखा होगा कि चेकबॉक्स 1, नॉर्मल नॉर्मल, रेडियो, कुछ इस तरीके से भी ये सब क्या मेरे पास ये मेन्यूज। इसकी नीड्स क्यों है, देखो मल्टीपल ऑप्शन को शो कराने के लिए, जैसे आपका होम हो गया, सेटिंग हो गया, लॉग आउट हो गया, लॉगिन हो गया, ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। स्क्रीन पर जगह बचाने के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि जितने हमारे पास ये ऑप्शन है यदि हम स्क्रीन पर लगाते हैं, हमारे पास स्क्रीन का काफी ज्यादा भरी हुई दिखाई देगी, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, है ना। तीसरा, नेविगेशन को आसान बनाने के लिए, जब यूजर मेन्यू से आसानी से किसी भी एक्टिविटी पर स्विच कर सकता है, कि भैया उसे लॉगिन वाले पे जाओ तो लॉगिन वाले पे जाओ, सेटिंग पे जाओ तो सेटिंग पे जाओ, तो वो आसानी से वहां पर उसको शिफ्ट भी कर सकता है। इंपोर्टेंट एक्शन को एक्सेसिबल बनाने के लिए जो भी इंपोर्टेंट ऑप्शन है, जैसे आपका सेलेक्ट है, सर्च है ना, और सेटिंग्स है, लॉग आउट है, लॉगिन है, उन सारे ऑप्शन को यहाँ पर काफी ज्यादा वो आसान बना देता है। यूजर इंटरफेस को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, यानी कि मेन्यू ऐप को साफ सुथरा और प्रोफेशनल बनाता है, जिससे यूजर को अनुभव क्या काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। सिंपल और क्लीन यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है वो काफी ज्यादा क्लीन आपको वहां पर दिखाई देती है, ऐसा नहीं स्क्रीन आपको बहुत ज्यादा घिसी पिसी दिखाई देती है, नहीं। तो मेन्यू में से एक ऐप का डिजाइन साफ सुथरा व्यवस्थित लगता है। स्क्रीन में स्पेस की बचत होती है, क्योंकि सारे एक ही मेन्यू के अंदर हमने क्या कहते हैं, काफी सारे ऑप्शन को वहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो स्क्रीन पर बहुत सारे बटन लगाने के वहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंपोर्टेंट ऑप्शन के लिए वहां पर आपको जगह मिल जाती है, यानी सारे ऑप्शन आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, कि मान लो किसी यूजर को नहीं पता है तो कुछ ऑप्शन क्या है वहां पर अनरिच क्या है, छुपे रह जाते हैं। कभी आपने देखा भी होगा कि किसी आप चीज को सर्च कर रहे थे, लेकिन वो ऑप्शन क्या वहां पर आपको मिला ही नहीं, आपने काफी बार ट्राई कर लिया लेकिन वो आपको मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या हो गया, वहां पर हाइड हो गया, आपको नहीं पता लगा। छोटी स्क्रीन से ज्यादा ऑप्शन वहां पर आपके दिखाई नहीं देते, ये भी एक ड्रॉबैक है। कस्टमाइजेशन करने की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हर ऐप के हिसाब से मेन्यू को वहां पर बदलना पड़ता है, जिससे एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट के यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है बेटा मेन्यू? मेन्यू क्लियर है, मुझे एक बार बता दो, क्या मेन्यू आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं फिर आपको उसका टाइप बता देता हूँ। चलिए, टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
ऑप्शन मेन्यू, यानी कि जहां पर हमें क्या है, डिफरेंट ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन मेन्यू वह मेन्यू जो ऐप के अंदर दाईं ओर टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट आपको दिखाई देंगे, क्लिक करते हैं जैसे, उस पर आपको सेटिंग, हेल्प, लॉगआउट जैसे ऑप्शन क्या वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे हूं, कुछ आपने इस तरह के देखा भी होगा कि मेरे पास ये 3 डॉट से मुझे दिखाई दे, जैसे आपने जीमेल वाला ऑप्शन देखा हो, तो जैसे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, जैसे व्यू प्रोफाइल, चैट प्रोबेबिलिटी, चैट थीम, सर्च, हाइड चैट, म्यूट चैट। ठीक है, ये सही है क्या मेरे पास ये सिंपल मेन्यू। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कोड, मेनली मैं यहाँ पर कोड जो है ना, सारा सारा कोड हटा देता हूँ। बस ये कोड मैं आपके लिए रखता हूँ। कैसे करेंगे, पहले आपको रिसोर्स फोल्डर यानी आरएस फोल्डर जो होगा उस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपका एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी है उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिसोर्स का टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आप मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब मेन्यू फोल्डर पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल को वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी फाइल आपको कलेक्ट करनी है उस फाइल का आप नाम दे देंगे मेन्यू। ठीक है, डॉट एक्सएमएल फाइल आप उसको वहां पर नाम दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में आपसे ये सब चीजें पूछेगा, बस आपसे मेन्यू उसका टाइप पूछेगा, तो इसलिए मैं बाकी चीजें यहां से हटा देता हूँ। दूसरा क्या है, पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू किस तरीके से होगा इसे आप समझिएगा। पॉपअप मेन्यू क्या है, एक छोटा सा मेन्यू, ये तब दिखाई देगा जब आप किसी बटन या फिर व्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे आपने किसी बटन पर क्लिक किया है ना, तो वहां पर जैसे आप उस बटन पर क्लिक करते हैं वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शन क्या शो होकर दिखाई दे जाते हैं, तो वही क्या है मेरे पास एक्चुअली में पॉपअप मेन्यू। ये मेन्यू उस व्यू के ठीक नीचे पॉपअप होकर खुलता है, जो यूजर को कुछ ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक बटन दे रखा था, इस बटन को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या मेरे पास ये पॉपअप मेन्यू है। एग्जांपल, फेसबुक पोस्ट के 3 डॉट पर क्लिक करने पर, जैसे आपने फेसबुक का क्या है या फिर इंस्टाग्राम का, ये मेरे पास ये कंप्लीट पेज है, और यहां पर क्या किया आपने, एक अपनी इमेज को आपने पोस्ट किया है, तो यहां पर आप देखिएगा इसके नीचे यहां पर आपको 3 डॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपसे पूछे क्या इसको डिलीट करना है, क्या इसको आपको डिलीट करना है, या फिर आप इसको एडिट करना है, या फिर उसको रिपोर्ट करना है, जो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर जो बाकी वाली चीजें हैं, ये चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कोड, क्योंकि कोड बेटा आप कोड इतना पढ़ेंगे तो कोड में आप खुद ही कंफ्यूज जाएंगे, कहेंगे सर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ। इसके बाद यह कंटेंट मेन्यू। कंटेंट मेन्यू क्या होगा, कंटेंट मेन्यू एक ऐसा मेन्यू जो तब दिखाई देता है जब आप किसी व्यू, जैसे टेक्स्ट व्यू आदि बटन को आप लंबे समय तक प्रेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी आपने किसी को मैसेज ट्रांसफर कर दिया, और मैसेज ट्रांसफर करने के बाद आप उस मैसेज को एडिट करना चाहते हैं, या फिर डिलीट फॉर मी या फिर डिलीट फॉर एवरीवन आप करना चाहते हैं, आप करते हैं उस मैसेज को थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। जैसे ही आपने लॉन्ग प्रेस करके रखा, देन वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शन क्या बेटा वहां पर आपको शो हो जाते हैं। कैसे ऑप्शन वहां पर शो होते हैं, आपने सर सेम वही पोर्शन कि मुझे उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, शेयर करना है, ये ऑप्शन वहां पर क्या मुझे दिखाई दे जाते हैं। वो क्या मेरे पास ये कंटेंट मेन्यू है, कि जब आप किसी भी व्यू जैसे बटन हो है ना, या फिर टेक्स्ट, उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद जो आपके ऑप्शन खुल के आते हैं उसी को हम बोलते हैं सर एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्लियर, तो जब आप व्हाट्सएप में किसी मैसेज को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो डिलीट, फॉरवर्ड जैसे ऑप्शन आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है। मेन्यू बता दिया, मेन्यू के मैंने आपको टाइप भी बता दिए है ना। इसके हम पढ़ेंगे क्या, शेयर्ड प्रेफरेंस। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो मेन्यू वाला कोई सा भी पॉइंट्स, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तुरंत डाल दें, अभी डाल दें, डाल देंगे, परेशान मत हो बेटा, डाल देंगे है ना। देखो बेटा, पीडीएफ वीडियो को बनाने का काम, अपलोड करने का काम, ये हमारे साइड से नहीं होता। ये जिसको हम पे कर रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो कह देंगे बेटा ये वाली पीडीएफ सेव हो गई है, और सर इस वाले पीडीएफ को आपको भेज देना बच्चों के पास। हाँ, जब आप कहते हैं कि सर ये वाली पीडीएफ नहीं आया, तब उनसे मैसेज करके कहते हैं भाई आपने ये वाली पीडीएफ क्यों नहीं भेजी, तो कहते हैं कोई बात नहीं सर, आप नाराज मत होइए, हम उसको कर देंगे है ना। तो पीडीएफ हम इसकी सेंड करा देंगे, कोई इशू नहीं। जल्दी से बताओ, सभी क्लियर है ना। अब देखो शेयर्ड प्रेफरेंस की यदि मैं आपको बात करूं, शेयर्ड प्रेफरेंस मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा को किस तरीके से स्टोर करना हो, की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करना हो। याद रखिएगा, शेयर्ड प्रेफरेंस मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने डेटा को क्या करना हो, की एंड वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करना हो, देन वहां पर हम यूज करते हैं किसका, शेयर्ड प्रेफरेंस का। तो शेयर्ड प्रेफरेंस एंड्रॉइड में एक की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने का तरीका है।
जिसका उपयोग छोटे और सिंपल जानकारी को स्थायी रूप से परमानेंट यानी कि स्थायी रूप यानी कि परमानेंट से वहां पर उसको सेव किया जाता है ना। जैसे यूजर का नेम, लॉगिन किया है या फिर नहीं, थीम्स वहां पर उसने डार्क थीम सेलेक्ट किया या फिर लाइट थीम वहां पर सेलेक्ट की है, या फिर उसने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया या फिर इंग्लिश सेलेक्ट किया, यही क्या मेरे पास ये शेयर्ड प्रेफरेंस है। यही क्या मेरे पास ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस है। इसमें केवल प्रिमिटिव डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे कोई भी आपका नेम हो गया ना, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, यस हो गया, नो हो गया, है ना, या फिर यूजर की आईडी हो गया, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो गया या फिर लॉन्ग प्रेस हो गया, इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा किसी और इंफॉर्मेशन को नहीं यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ये भी याद रहेगा। चलो सर, इसकी इंपोर्टेंस या फिर इसके मेन फीचर्स क्या है? पहला, वैल्यू क्या करता है? की पेयर के रूप में स्टोर करता है, यानी कि हर एक वैल्यू का क्या होगा? एक आपके यूनिक की, और उस यूनिक की के द्वारा कैसे उस पर्टिकुलर डेटा को वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 001 कोलन, और यहां पर मैंने ले लिया अंकित। तो अंकित तो क्या है बेटा? ये वैल्यू, और 001 क्या है एक्चुअल में? की। तो इस की के थ्रू यानी कि 001 के थ्रू आप अंकित नाम को वहां पर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। एवरी डेट इज एक्सिट विद अ यूनिक की, यानी कि यह फाइल समान रूप से एक पाथ पर सिलेक्ट होगी। और ये किस तरीके से वर्क करता है कि देखो, जो भी आपकी फाइल होगी उसको वहां पर आपने पाथ दे रखा होगा, उस पाथ के थ्रू जो भी आप डेटा यहां पर एक्सेस करना चाहते हैं उसको वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट होता है, इस डेटा को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिसे आपने वहां पर सेव कर रखा होगा। ऑटो लोड होता है, यानी कि ऐप दोबारा चालू करने पर डेटा आपका दोबारा मैन्युअली वहां पर फैच हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो भी आपने कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप के अंदर सेव कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप आपने चलाया और कुछ टाइम बाद आपने बंद कर दिया, जैसे आपने व्हाट्सएप ओपन किया तो जो आपने कॉन्टेक्ट पहले सेव किए थे वहां से गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। जैसे आप दोबारा उसको चालू करते हैं तो वो सारे ऑटो क्या है वहां पर आपके फैच हो जाता है, सारा डेटा आपका वहां पर फैच हो जाता है। सिंपल एंड इजी टू यूज, शेयर प्रेफरेंस का उपयोग करना काफी ज्यादा आसान। कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन जैसे लॉग इन स्टेटस, यूजर नेम, सेटिंग इत्यादि को स्टोर करना और उसे वापस से पढ़ना काफी ज्यादा क्या होता है? सिंपल। लाइट वेट स्टोरेज है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रैम के अंदर ये बहुत ज्यादा स्टोर को एक्यूपाई करता है, नहीं, यहाँ पर बहुत कम स्पेस को यहाँ पर ऑक्यूपाई करता है। यह मेथड रैम या फिर स्टोरेज से ज्यादा लोड नहीं लेता, छोटे छोटे डेटा को स्टोर करने के लिए ये यहाँ पर बहुत कम मेमोरी का यूज करता है। परसिस्टेंस स्टोरेज, यानी कि डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, ऐसा नहीं कोई डेटा यहाँ पर टेम्परेरी रूप में स्टोर होगा, नहीं, जो भी डेटा आप यहाँ पर स्टोर करेंगे वो एज अ परमानेंट वहां पर स्टोर हो जाएगा। ऐप बंद होने पर भी, डिवाइस रिस्टार्ट के बाद भी इसमें सेव किया गया डेटा आपका बच जाता है, कोई भी डेटा आपका यहाँ पर डिलीट नहीं होता है। प्राइवेट एक्सेस है, सिर्फ उसी एक्सेस को, उसी एप्लीकेशन को एक्सेस होगा जिसने वहां पर उसको डेटा को सेव किया होगा। शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव किया गया डेटा सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए होगा, और ऐप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही वो उस डेटा को वहां पर देख सकते हैं, है ना। अगर मैं सेट प्रेफरेंस के एडवांटेज की बात करूं, पहला, ऑटो लोड ऑप्शन मिलता है, यानी कि हर बार सेटिंग या फिर डेटाबेस से डेटा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी डेटा आपने सेट प्रेफरेंस में सेव कर रखा होगा, यदि आप अपने सिस्टम को या फिर अपने मोबाइल को दोबारा से रिस्टार्ट भी करते हैं तो वो डेटा आपको ऑटोमेटिकली वहां पर मिल जाता है। सुटेबल फॉर स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यदि आप कुछ छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन, यदि मैं आपसे बात करूं, यूजर की पर्सनल चॉइस या फिर सेटिंग को स्टोर करने के लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लो हमने वहां पर सेटिंग एक स्टोर कर रखी है कि जो मेरा स्टेटस है ना, केवल ओनली जो मेरे कॉन्टेक्ट है वही वहां पर उसको देखे, या फिर जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं वही वो मेरे देखे, तो है ना, वो हम प्रेफरेंस करते हैं, तो वो क्या मेरे पास शेयर्ड प्रेफरेंस चाहिए। तो यानी कि यदि हमें कोई छोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन करना हो देन हम इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे कुछ डिसएडवांटेज की बात करें, पहला, केवल प्रीमिटिव डेटा को ही सपोर्ट करता है, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, है ना, और या फिर इनिट हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है, ये जो प्रीमिटिव डेटा टाइप है उन्हीं को सपोर्ट करता है, उसके अलावा और किसी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जैसे हम क्या आपसे एरे, ऑब्जेक्ट, इमेज, इसमें यहाँ पर सीधे इसको स्टोर नहीं किया, क्योंकि ये क्या भैया आपका छोटा नहीं है, ये क्या आपके बड़े साइज का डेटा। मान लो जो इमेज है उसका ही साइज सपोज कर लो कि आपका 4 GB का, 2 GB का, 1 GB का, 500 GB का है, कुछ आपने इस तरीके की वीडियो आपने अपलोड कर दिया तो ये क्या हमारे पास से ज्यादा है। मान लो जो आपने एरे बनाया उसके अंदर आपने कह दिया सर 2000 एलिमेंट है, तो ये छोटा डेटा कोई हुआ, तो बड़ा डेटा हो गया। लेकिन ये किसके यूज करते हैं हम? इमेज प्रेफरेंस, छोटे डेटा को स्टोर करनी है, तो इसलिए कहता है जो प्रीमिटिव होंगे ना मैं उसी के लिए यूज करूंगा, बाकी के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की कमी रहती है, शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव किया गया डेटा एक्सएमएल फाइल में होता है। अगर कोई फोन
रूटेड हो तो कोई भी उस फाइल को वहां पर यूज कर सकता है। केवल छोटे डेटा के लिए उपयुक्त है, यानी कि केवल आप छोटे इन्फॉर्मेशन, कोई स्मॉल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आप कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ छोटे डेटा जैसे सेटिंग हो गया, फ्लैश हो गया, आईडी हो गया, उसको स्टोर करने के लिए उपयुक्त है। अगर आप बड़े डेटा या फिर स्ट्रक्चर को स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पर SQLite डेटाबेस या फिर रूम डेटाबेस को वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैकअप का यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। मल्टी यूजर और कॉम्प्लेक्स एप्स के लिए आपका यहाँ पर ये यूजेबल नहीं है, कि यदि आपको कोई भी मल्टी यूजर, यानी कोई एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर उसको एक से ज्यादा लोग यूज कर, आप वहां पर यूज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स कोई भी एप्लीकेशन हो देन वहां पर भी आप शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब सभी स्टूडेंट्स मुझे एक बार बता दें कि आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर कोई डाउट तो नहीं है? सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई ना? जल्दी से बताओ बेटा, दोनों चैप्टर क्लियर है ना? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ऑल क्लियर सर जी। यस प्रताप सिंह। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बताओ बेटा, क्लास के अंदर है तो स्टूडेंट्स बहुत सारे, देखते हैं रिप्लाई कितने करते हैं। बेटा लाइव क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सकें। आपकी क्लास अरेंज करने के लिए ना मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप पहले आपकी क्लास कराई दी, अब थोड़ी देर बस घूमना फिरना है, ड्रेस पहनो कॉलेज जाओ, शाम को आओ, 5 बजे से फिर से क्लास कराओ, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक सेकेंडरी क्लास करानी पड़ती है। उसके बीच में आप लोगों का टाइम मुझे बड़े एडजस्ट करके निकालना पड़ता है कि भाई ये फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, बेशक इनके पास सब्जेक्ट कम है लेकिन लोड तो बराबर ही है ना। बस आपका मुझे लगता है ये सब्जेक्ट हो रहा है, उसके बाद आपका सिलेबस हो जाए कंप्लीट, फिर आपको अच्छे से रिवीजन करना है ना? तो जितने एडवांस जावा वाले बच्चे और डॉट नेट वाले बच्चे रहेंगे अब उनकी क्लास चलेंगे, बाकी जो जिनके पास DSMR वाला सब्जेक्ट था उनका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। एक सब्जेक्ट बचेगा IMED, उसका पेपर भाई बहुत पीछे है। चलो बेटा ट्राई करूंगा मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग से याद आया कि कल हमें क्लास लेंगे, बेसिक संडे है लेकिन संडे के अंदर भी हम एक क्लास शेड्यूल जरूर करेंगे, ठीक है? कल संडे है, कल संडे में किसी की छुट्टी नहीं है, कल सुबह हम क्लास लेंगे, ठीक है? याद रखिएगा कल क्लास का टाइम फिर से वही आपका 7 बजे नहीं हो सकता है। आपके सर संडे है तो थोड़ा सा ज्यादा सुधार दीजिए, तो हो सकता है हम क्लास को 8 बजे शेड्यूल करें, लेकिन हाँ कल क्लास आपकी जरूर होगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखेंगे।